हेलो आराधना दीदी, प्राची। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर? रितु रितु अभी नहीं जुड़ी है? आ रही होगी मैम। आ रही होगी अभी। रितु को रितु हाँ, कहाँ से एडमिट करेंगे? अभी आई नहीं, अभी आएगी तो। रितु को फोन करते हैं प्राची, टाइम हो रहा है एक्चुअली, है ना प्राची? रितु को फोन कर लेते हैं। वीडियो मत खोलो ना बार बार, अभी जब आओ तब खोलना, ऐसे करोगे। हेलो रितु, रितु हाँ रितु, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैम कैसी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम लोग ठीक हो? सुबह की क्लास तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी आज। जी जी।
प्राची मेरी आवाज आ रही है? ऋतु आवाज आ रही ना क्लियर? जी मैम आवाज आ रही है। ओके, तो चलो फिर आज की जी मैम क्लास शुरू करते हैं। हो गया जी है जी ना? जी तो जी सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ करते हैं, ठीक है? ओम जी मैम। भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वाध्याय के माध्यम से गर्भ संवाद, है ना? तो आज जी सुबह मैम। संगीता जी ने जो 8 आयाम बताए थे, वो आयाम क्या है तो हम लोगों सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो खाली गर्भवतियों के लिए या एंटीनेटल के लिए नहीं है। 8 आयाम बताए हैं ना, जो हमारी जी मैम दिनचर्या बताए। में। हाँ, कौन कौन से थे वो? ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, हाँ हाँ, जब तब ध्यान, प्राची तत्वबोध की साधना, आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी दिनचर्या में हो गए। 8 आयाम जो बताए थे, जब तब ध्यान, संगीत, स्वाध्याय बताए थे ना, ये सारे 8 आयाम बताए थे उन्होंने सुबह। तो उसमें एक आयाम था स्वाध्याय। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि स्वाध्याय के माध्यम से हम गर्भ संवाद कैसे करेंगे, ठीक है? जी मैम। आज हम जानेंगे कि स्वाध्याय क्या है और कैसे स्वाध्याय के माध्यम से हम गर्भ संवाद स्थापित कर सकते हैं, ठीक? तो आज हमारा जो विषय है वो है स्वाध्याय के माध्यम से गर्भ संवाद। सबसे पहले जानते हैं कि स्वाध्याय है क्या। स्वाध्याय है क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है स्वाध्याय गर्भ संवाद का, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है, दिखाई दे रहा है ऋतु? जी मैम दिखाई दे रहा है। प्राची आपको भी? प्राची आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मैम। ओके, तो स्वाध्याय का मतलब होता है स्व मतलब अपना और अध्ययन मतलब जानना, यानी स्वयं को जानने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्व अपने आप को जानने का या अपना अध्ययन करना जो होता है उसको हम स्वाध्याय के माध्यम से जानते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमने स्वाध्याय बोला कि हमें स्वाध्याय करना है, तो हम क्या समझते हैं? अगर हमने किसी से कहा कि हमने स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय शब्द के आते हम सोचते हैं स्वाध्याय का मतलब हुआ कि हमने कोई किताब पढ़ ली, मतलब स्वाध्याय कर लिया। तो खाली किताब को पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं होता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या जानते हैं कि हमने स्वाध्याय बोला, मतलब स्वाध्याय का मतलब हम क्या मीनिंग निकालते हैं? बताओ तो। किसी किताब को पढ़ लेने को ही हम लोग स्वाध्याय जानते हैं। लेकिन स्वाध्याय होता क्या है? एक्चुअल में स्वाध्याय क्या होता है कि हम किसी विषय को पढ़ें और उसका गहनता से मनन चिंतन अध्ययन करें, उसको बोलते हैं स्वाध्याय, है ना? तो क्या होता है स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि किसी भी विचार को पढ़ना, उसके बाद गहराई से उसका मनन चिंतन करना, उसको व्यवहारिक रूप में लाना, अपनी विचार पद्धति उसके अनुसार बनाना, अपने क्रियाकलाप उसके अनुसार बनाना, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। किसको बोलते हैं स्वाध्याय? कोई भी विचार हमने पढ़े, उसके बाद उसका मनन चिंतन किया, तब वो कहलाता है स्वाध्याय। समझ में आई बात, है ना? इधर इन लोगों को ये इधर दिखाई नहीं दे रही है, ये लोग साइड में। स्वाध्याय क्या हुआ? प्राची बताइए, स्वाध्याय क्या हुआ? किसी भी विषय को पढ़ना, हाँ हाँ, उसका मनन चिंतन करना, है ना? जब हम उसके गहनता से मनन चिंतन करेंगे तभी हम उसको स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय कहेंगे। बल्कि लोग क्या सोचते हैं कि हमने कोई चीज पढ़ ली मतलब हमने स्वाध्याय कर लिया, है ना? वो स्वाध्याय नहीं होता है, वो तो हमने किसी भी विषय की जानकारी इकट्ठी कर ली।
कोई उससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ज्ञान का तात्पर्य होता है किसी विचारों को पढ़ने के बाद गहराई से उसका मनन चिंतन करना। ठीक है, तो ऐसे विचार जैसे हम जीवन, तो हमें स्वाध्याय क्या हो गया? स्वाध्याय का मतलब हुआ किसी विचार को गहराई से पढ़ने के बाद उसका मनन चिंतन करना। समझ में आई बात? है ना? मात्र पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं होता है कि किसी विषय को हमने पढ़ लिया तो हमने कहा हमने स्वाध्याय कर लिया, वो स्वाध्याय नहीं होता है। वो तो हमने उस विषय की जानकारी इकट्ठी करी। ठीक है, तो जानकारी इकट्ठी करने में और स्वाध्याय करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बात क्लियर हुई ना प्राची? पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि हम तो सारा दिन अध्ययन करते हैं, हम तो सारा दिन पढ़ाई करते हैं, जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हम रोज पढ़ते हैं। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते तो हैं, लेकिन ना तो उनके विचार वैसे हैं, ना ही उनका व्यवहार वैसा होता है। देखा है ना ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग आपको रामायण और गीता पढ़ते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ना तो उनके क्रियाकलाप उसके अकॉर्डिंग होंगे और ना तो उनके विचार वैसे होंगे। देखा है ना ऐसा? बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं ऐसे, हाँ, कि पढ़ते तो बहुत कुछ है, बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन व्यवहार में उसकी विचार पद्धति बिल्कुल उस तरीके की नहीं होती। तो स्वाध्याय क्या होता है कि किसी विषय को हमने पढ़ा, उसको समझा, उसके बारे में मनन चिंतन किया, फिर गहराई से हमने उसको अपने व्यवहार में उतारा, ये हमारी विचार पद्धति बनी। तो जो ये विचार पद्धति बनती है, यही हमारा व्यवहार या हमारा एटीट्यूड बनता है। तो जब माँ इस तरह से गहराई से किसी विषय का मनन चिंतन करती है, तो बच्चे का भी उसी तरह का एटीट्यूड बनता है। और ये नींव कैसे पड़ती है? स्वाध्याय के माध्यम से ये नींव हम गर्भ में ही बच्चे के अंदर डाल देते हैं, है ना? मान लो माँ ने अच्छा मनन चिंतन किसी विषय का कहा, किसी अच्छे विचार प्रेरक प्रसंग को पढ़ा, उसके गुणों को आत्मसात किया, उसके बारे में विचार मंथन किया, और वही माँ की क्रियाकलाप बना, वही माँ का विचार बने, विचार पद्धति बनी। जब माँ की विचार पद्धति वैसी बनी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की भी विचार पद्धति वैसी ही बनती है, और फिर यही विचार पद्धति बच्चे का एटीट्यूड बनता है, जिसकी नींव कहाँ से पड़ती है? गर्भ से। कहाँ से पड़ती है? गर्भ से ही। हाँ, तो अगर माँ गर्भ में रहते समय अच्छा स्वाध्याय करे, अच्छे प्रेरक प्रसंग पढ़े, अच्छी चीजों की जानकारी इकट्ठा करे, तो ये माँ की विचार पद्धति बनेगी, और यही माँ के विचार बच्चे तक ट्रांसफर होंगे, और बच्चे का एटीट्यूड ऐसे ही बनेगा। तो ये न्यू कैसे पड़ जाएगी? स्वाध्याय के माध्यम से बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी विचार पद्धति होगी, और जिसके कारण बच्चे का एटीट्यूड एक अच्छा उभर के बाद में आएगा। तो बात समझ में आई कि स्वाध्याय के माध्यम से माँ अगर चाहे जैसे विचारों को वैसे बड़ी आसानी से बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। तो खाली पढ़ना नहीं होगा, माँ को क्या करना होगा कि उन विचारों को, जो भी माँ ने पढ़ा, उसको विचार मंथन करना पड़ेगा, उस चीज का मनन चिंतन ध्यान से करना पड़ेगा, फिर उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तब बच्चे तक वो ट्रांसफर होंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चा सोल कॉन्शियस होता है, पता है ना ये बात, है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो आपको पता है ना बच्चा सोल कॉन्शियस होता है, तो इस समय हम बच्चे के पास जो भी चीजें भेज देंगे, जो भी विचार भेज देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बच्चा आजीवन उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। पता है ना? ये सब आप साइंस में पढ़ चुके हो ना, कि बच्चे का ब्रेन कितने % डेवलप हो जाता है गर्भ में? 80%। 80%। तो इस समय हम जो चीज भी उसको दे देंगे, वो उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कैसा स्वाध्याय करे? अच्छे विचारों वाला, है, पॉजिटिव विचारों वाला प्रेरक प्रसंग पढ़े, ना कि नेगेटिव विचारों वाला सत्साहित्य पढ़े। तो सत्साहित्य का अध्ययन करना है उसको। समझ में आई बात? और खाली पढ़ना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है? उनका मनन चिंतन करना है, उनको अपने विचार में लाना है, विचार पद्धति उससे बनानी है अपनी, वैसी ही विचार पद्धति बनेगी और वैसे ही क्रियाकलाप होंगे। जब क्रियाकलाप वैसे होंगे, तो हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बनेगी। तो बात समझ गई ना? तो स्वाध्याय के माध्यम से माँ जैसा बच्चा चाहे वैसा गर्भ से ही निर्माण कर सकती है। समझ में आई बात? है? जी मैम।
समझ में आई बात? तो माँ किसके ऐसे विचार जिनसे हमारे जीवन का निर्माण हो। माँ को कैसे विचार पढ़ने चाहिए? जिनसे हमारे जीवन का निर्माण हो, हमारे कर्तव्यों का बोध हो, हमें पता हो कि सही क्या है गलत क्या है ना। सही गलत के विचार को जब हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो बच्चे के अंदर भी वो विचार उतनी ही गहराई से बैठ जाएंगे, है ना। तो बच्चे के अंदर अगर, क्योंकि आपको पता है बच्चे की ग्रहण शक्ति, रिसेप्टिविटी बहुत हाई होती है इस समय, है ना, पता है ना आपको, ग्रहणशीलता। तो जितनी गहराई से माँ अध्ययन करेगी उतनी आसानी से बच्चे के अंदर वो चीजें गहराई से पैठ जमा लेंगी, है ना। जितने अच्छे विचार, जितनी ही अच्छा चिंतन मनन बच्चे माँ गहराई से करेगी तो बच्चे के अंदर भी उतने ही अच्छे विचार आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। बच्चे के अंदर जैसे चीजें आसानी से ग्रहण, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे की ग्रहणशीलता इस समय बहुत ज्यादा प्रबल होती है। और आप एक बात भी बताते हैं आपको, मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन होता है। मिरर न्यूरॉन, नोट कीजिए इसको। हमारे मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन होता है। आवाज आई? हेलो जी हाँ। अब आ रहा स्वाध्याय क्यों करें, है ना। तो इसके पीछे एक रीजन है। हमारे मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन होता है। तो मिरर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जिन चीजों को हम गहराई से पढ़ते हैं या चिंतन मनन करते हैं उनका, तो वो चीजें जो है वो कॉपी कर लेता है मिरर न्यूरॉन। सारी पढ़ी हुई बातों को गहराई से चिंतन मनन करने के बाद, बार बार सोचने के बाद वो बातों को मिरर न्यूरॉन कॉपी कर लेता है। और कॉपी करके क्या करता है कि उन चीजों को, उन विचारों को हमारी विचार पद्धति में डाल देता है, माने हमारा वो विचार पद्धति बना देता है और उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो हमें करने के लिए मजबूर कर देता है। तो मिरर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि सीधे सीधे जो भी बातें हमने सोची, विचारी, मनन चिंतन किया, उनको वो कॉपी कर लेता है और व्यवहार में उतारता है और वही हमारे क्रियाकलाप बन जाते हैं। तो क्या होता है कि माँ जैसा चिंतन मनन करती है, माँ जैसा चिंतन मनन करती है, पॉजिटिव करती है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव विचार चिंतन मनन करती है तो नेगेटिव। तो मिरर न्यूरॉन क्या करता है कि वही चीजों को कॉपी करके बच्चे के मस्तिष्क में भी ट्रांसफर कर देता है। तो माँ को क्या ध्यान रखना है इस समय, तो कैसा स्वाध्याय करें। माँ को किस बात का ध्यान रखना है कि माँ को सकारात्मक, हाँ, सकारात्मक विचारों वाले ही प्रेरक प्रसंग पढ़ने। माँ को कैसा अध्ययन करना है, पॉजिटिव। ये बात तो गर्भवती से करके हम नॉर्मल लाइफ में भी, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही। आज आवाज नहीं क्लियर आ रही है प्राची आपकी, ऋतु थोड़ा आवाज। हाँ, मिरर न्यूरॉन उन चीजों को कॉपी करके बच्चे के मस्तिष्क में ट्रांसफर कर देता है। फिर क्या होता है कि बच्चे की भी विचार पद्धति वैसी होती है और बच्चे का एटीट्यूड या बच्चे की न्यूज उसी तरीके से बन जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि माँ जो है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन कॉपी कर लेगा, इसलिए माँ को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव चीजें पढ़नी है, पॉजिटिव विचारों का मनन चिंतन करना है, पॉजिटिव विचारों की विचार पद्धति अपनी निर्मित करनी है, क्योंकि बच्चे की विचार पद्धति या बच्चे की क्रियाकलाप भी इसी पे डिपेंड है। तो स्वाध्याय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस तरह के साहित्य पढ़ना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ऐसे विचार हमें पढ़ने चाहिए जिनसे हमारे जीवन का निर्माण हो, हमें अपने कर्तव्यों का बोध हो, सही क्या है गलत क्या है ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए, है ना। तभी हम उन गहराई से जब आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो बच्चे के अंदर भी वो सब बातें मिरर न्यूरॉन्स कॉपी करके ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये माँ को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का साहित्य पढ़ना है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या, मिरर न्यूरॉन्स को तो आप जो कुछ देंगे वो कॉपी कर लेगा, उसको ये नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। उसका काम क्या होता है, मिरर न्यूरॉन का काम क्या होता है, कॉपी करना। कॉपी करना। तो वो क्या करता है, कॉपी कर लेगा। अब आपने अच्छा पढ़ा तो अच्छा कॉपी करके बच्चे तक ट्रांसफर करेगा, आपने नेगेटिव कुछ पढ़ा तो वो नेगेटिव चीजें कॉपी करके ट्रांसफर करेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज उसको कॉपी करा रही है ना। बात समझ में आई? तो माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
अच्छे विचारों का मनन चिंतन करे, अच्छे विचारों को अपनी गहराई से विचार पद्धति बनाए और वही उसका एटीट्यूड बच्चे का बने जिसमें। तो वहां जैसे गुण बच्चे में चाहती है उससे रिलेटेड चीजें ही स्वाध्याय के माध्यम से बच्चे में ट्रांसफर करे। और ट्रांसफर आपको पता है कि आसानी से इस समय हो जाता है। बच्चे की ग्रहणशीलता, देखो रिकॉर्डिंग हो रही, बच्चे की ग्रहणशीलता कितनी हाई होती है आप अच्छी तरह जानती है ना। तो इस समय आप जो भी चीज उसे ट्रांसफर करेंगी वो इजिली सब चीजें ग्रहण कर लेगा। तो अब आप इस पे एक उदाहरण से हम अभी आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। हालांकि एग्जाम्पल एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझने में आसानी होगी, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए कि हमें किस तरह का, ये हमें सोचना है कि हमें किस तरह की चीजें पढ़नी है, पॉजिटिव पढ़नी है कि नेगेटिव पढ़नी है ना। तो इसको हम एक उदाहरण से अभी आपको बताते हैं कि एक महिला जो 4 महीने की गर्भवती थी, है ना, ये एक सच्ची घटना है। एक महिला थी, वो 4 महीने की गर्भवती थी और उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। वो हर समय अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करती थी, लेकिन उसको क्या था, ये नहीं पता था कि हमें किस तरह के साहित्य का स्वाध्याय करना। पढ़ने का तो उसे शौक था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हमें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए। तो जब वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान उसके हाथ में एक नॉवेल लग गई। उसने खूब रस लेके उस नॉवेल को पढ़ा, समझ रही आप, खूब मन से उसको पढ़ा। लेकिन वो नॉवेल कैसा था, एक सीरियल किलर का था। अब वो पढ़ती रही मन लगा के, अब उसी का वो विचार मंथन करती रही, विचार चिंतन करती रही। हर समय उठते बैठते जागते वो सोचती रही उसी के बारे में कि देखो कैसे उसने करा था, कैसे उसको मारा, कैसे वहां गया, उसी का विचार चिंतन करती रही। तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो विचार पद्धति थी वो वैसी बन गई ना, क्योंकि वही विचार नेगेटिव ही उसके दिमाग में घुसते दिमाग के, और वही सारे नेगेटिव विचार हुआ ट्रांसफर हो गए। और वो किसके माध्यम से हो गए अभी हमने बताया आपको, क्यों प्राची किसके माध्यम से वो ट्रांसफर हो गए, मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से। हाँ, उसने क्या करा, वो कॉपी कर लिए सारे नेगेटिव विचार में ट्रांसफर कर दिए। अब जब बच्चा बड़ा हुआ हाँ वो हुआ ना, अब बच्चे में ट्रांसफर हो गए। अब माँ तो नहीं समझ पाई, माँ तो अपना उसी में विचार मंथन करती रही। लेकिन जब बच्चे में ट्रांसफर हो गए, बच्चा जब बाहर आया, बड़ा हुआ, तो बच्चा जो मेंटली था वो तो बहुत शार्प था, क्योंकि मम्मी पापा शार्प थे। बट बच्चे के अंदर जो आ गई, डिस्ट्रक्टिव हो गया बच्चा। वो कैसा हो गया, हमेशा खुराफात, हमेशा इसी तरह की प्लानिंग्स बनाने लगा मारकाट की। तो लोगों, माँ बाप ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया, हम लोगों ने तो इसको अच्छा माहौल दिया, सब कुछ अच्छा किया जब इस प्रेगनेंसी टाइम में। तो जब काफी रिसर्च करी, किसी साइकियाट्रिस्ट से उन्होंने पूछा, इस पे विचार किया, तो उन्होंने ध्यान दिया कि जब माँ गर्भवती थी तो माँ ने जो नॉवेल पढ़ा था वो नॉवेल कैसा था, किसी सीरियल किलर का था। तब उन्होंने पूरा इस पे स्टडी किया और ये रिजल्ट निकाला कि आज बच्चे में जो इस तरीके की प्लानिंग्स और ये डिस्ट्रक्टिव जो इसका एटीट्यूड बना, वो इसके कारण बना। तो कहने का मतलब ये है कि माँ ने, चूंकि वैसा नॉवेल, अगर इसकी जगह माँ ने कुछ रामायण या गीता का अच्छा कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ा होता, उस पर विचार किया होता, तो बच्चे के अंदर वो सारे पॉजिटिव गुण गए होते ना। लेकिन माँ ने क्या पढ़ा, सीरियल किलर का नॉवेल पढ़ा, तो बच्चे के अंदर कैसे गुण गए, सारे नेगेटिव गुण गए ना, और बच्चे का एटीट्यूड वैसे ही डेवलप हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि माँ रस लेती है जैसे विचारों में, वैसे ही गुण लेकर आता है इस शिशु संसार में। तो माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी चीजों में रस लेती है, वो पॉजिटिव विचारों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है या नेगेटिव विचारों में रस लेती है। बात समझ में आई ना। तो माँ पूरी तरह किसमें इन्वॉल्व है, अच्छी चीजों को पढ़ने में, अच्छे विचार पद्धति बनाने में, अच्छा चिंतन मनन करने में, कि नेगेटिव विचारों में खोई है। तो माँ को इस समय बहुत अलर्ट होना होगा, है ना, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से खाली गर्भवती नहीं, बल्कि हम अपना भी निर्माण करते हैं, स्व का निर्माण, सेल्फ एनालाइज, सेल्फ स्टडी करते हैं, आत्मचिंतन, आत्मबोध करते हैं, है ना। तो स्वाध्याय से हमको ये सारी चीजें पता होती। तो किस तरह हम स्वाध्याय के माध्यम से गर्भ संवाद करें, ये हमें समझ में आ गई ना बात जी। बात समझ में आई कि हमें कैसा स्वाध्याय करना है और कैसा अपनी विचार पद्धति बनानी है, जिससे हम अपने बच्चे में जैसे गुण चाहते हैं वो आसानी से ट्रांसफर कर पाए। तो ये देखने वाला भी तो बोलो। अब दूसरा पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट है
कि स्वाध्याय के द्वारा गर्भस्थ शिशु में की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। पता है ना आपको कि स्वाध्याय अगर हम करेंगे, स्वाध्याय के माध्यम से गर्भस्थ शिशु की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है। कैसे? आपको पता है कि एक दिन में बच्चा कितने शब्द सीखता है माँ से? 24 घंटे में, अभी आपने पढ़ा है ना, विज्ञान में बताया गया आपको, कितने शब्द सीखता है एक दिन में बच्चे 24 घंटे में माँ से? बताइए प्राची, तो 5000 शब्द 24 घंटे में माँ के पढ़े हुए या भाव या विचार से नित नए शब्द सीखता है बच्चा 24 घंटे में। समझ रही? तो अगर माँ अच्छा स्वाध्याय करेगी तो माँ भी नए नए शब्दों से परिचित होगी, नए नए शब्दों पे विचार मंथन करेगी, तो क्या होगा कि बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग होगी, है ना। तो बच्चे के पास शब्द का भंडार होगा। तो स्वाध्याय करने से जो दूसरा फायदा होगा वो क्या होगा? बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, बच्चे के पास शब्दों की कमी नहीं होगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई बच्चा होता कहता कि हमें आता तो बहुत कुछ है लेकिन हम बता नहीं पाते, हम अपने बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। सुना है ना ऐसा बहुत बार कि हमें आता तो बहुत कुछ है। उसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? उसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास। अब वो अपनी बात कहना चाह रहा है तो वो हम कैसे गर्भ से ही बच्चे की वोकैबुलरी, शब्दकोश, शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं? स्वाध्याय के माध्यम से। माँ जितना अच्छा स्वाध्याय करेगी, जितनी नित नई नई चीजें पढ़ेगी, नए शब्द पढ़ेगी, नया उन पर चिंतन मनन करेगी उन शब्दों के बारे में, वो सारी चीजें बच्चे के पास आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगी। और जब बच्चे की वोकैबुलरी अपने आप, हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माँ को नए नए शब्द पता चलेंगे, माँ नए नए शब्द पढ़ेगी, उन्हीं का विचार चिंतन करेगी, तो बच्चे के पास ऑटोमेटिकली वो सारे शब्द चले जाएंगे और बच्चे की वोकैबुलरी या उसका शब्दकोश अपने आप निर्मित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम दूसरी चीज हमें क्या इंपॉर्टेंट, जो हमें इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो भी हम इसके माध्यम से स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दूसरा लाभ हमें क्या समझ में आया? दूसरा लाभ क्या समझ में आया कि बच्चे की वोकैबुलरी भी हम इसके माध्यम से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अब समझ गए ना कि जैसे अब होता क्या है, जैसे स्वाध्याय क्यों आवश्यक है ना। तो एक तो वोकैबुलरी उससे स्ट्रांग हो गई बच्चे की। दूसरी बात, बच्चे का एटीट्यूड हमने निर्मित किया, बच्चे का व्यवहार चिंतन मनन के द्वारा उनको बनाया। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के अंदर जो तीसरा लाभ जो है कि जब माँ स्वाध्याय करे तो इस बात का विचार जरूर करे कि जो भी माँ पढ़ रही है, अब माँ ने मान लीजिए रामायण पढ़ना शुरू किया, तो उसके लिए ये जरूरी है कि माँ को रामायण के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, माँ का जो विश्वास है वो प्रबल होना चाहिए। जब माँ किसी चीज के प्रति, अपने स्वाध्याय के प्रति ये भाव करे, ये विश्वास करे कि वो बच्चे के, हमको इसके प्रति गहरी आस्था होगी, तो बच्चे को भी चीजों को समझने में, बच्चे के ग्रहण करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या जरूरी है कि माँ जिस भी चीज को पढ़े, कोई भी विचार पढ़े, मान लीजिए विवेकानंद का प्रेरक प्रसंग माँ पढ़ रही है, तो माँ को ये जरूरी है कि विवेकानंद के प्रति श्रद्धा और विश्वास माँ का प्रबल होना चाहिए। जब माँ का श्रद्धा विश्वास प्रबल होगा, के प्रति विश्वास अपने आप प्रबल होगा। समझ रही ना बात को? तो क्या जरूरी होता है कि कुछ भी पढ़ने से पहले उस विषय के प्रति माँ का विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। समझिए ना। तीसरा लाभ क्या है? हेलो, श्रद्धा और विश्वास। हाँ, श्रद्धा और विश्वास। तो जब माँ का विश्वास प्रबल होगा तो बच्चे का भी विश्वास उसके प्रति प्रबल होगा और सारी चीजें बच्चा आसानी से ग्रहण करेगा। अब माँ जब विश्वास के साथ कोई चीज करेगी तो माँ जब भी कोई, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि माँ पढ़ती तो बहुत कुछ है मगर अपने आप पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए हम कोई चीज लेके बैठे, कोई भी प्रेरक प्रसंग, कोई भी साहित्य, गुरु जी का मान लीजिए हम कोई साहित्य लेके बैठे, या हम विवेकानंद या शिवाजी या किसी भी महात्मा गांधी, किसी का भी जीवनी लेके बैठे। अब हम महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भाव है तो हम सबसे पहले उस चीज को पढ़ने से पहले, कोई भी चीज का माँ स्वाध्याय करने से पहले बच्चे को कनेक्ट करें उससे। ये तो अभी आपने पढ़ा कि हर क्रियाकलाप में, दैनिक दिनचर्या में आपको बताया गया कि कुछ भी आप करें उसके साथ बच्चे को कनेक्ट करती चलें।
पता है ना आपको? बच्चा जब जी। कनेक्ट होगा तो आसानी से, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है कि आपने मान लीजिए करा, तो आप संवाद करने से पहले क्या करें कि बिल्कुल शांत चित्त होके शांत वातावरण में बैठें, मन को शांत करें। पढ़ने स्वाध्याय करने का तरीका क्या है, क्या कैसे करना चाहिए? शांत चित्त होके बैठना चाहिए, है ना? सबसे पहले क्या करना चाहिए? शांत चित्त होके बैठना चाहिए और शांत वातावरण में बैठना चाहिए। मन के कुविचारों को दूर करके शांत चित्त होके नाभि के ऊपर दोनों हाथ रख के बच्चे के साथ कनेक्ट होके, बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फिर स्वाध्याय स्टार्ट करना चाहिए। कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? और किसी को शांत करके अच्छा वातावरण जिस कमरे में रखो, हाँ, शांत चित्त होके अच्छे वातावरण में तब लेके नाभि के ऊपर ऐसे हाथ रख के बच्चे के साथ कनेक्ट होके कि बेटा आज चलो हम लोग महात्मा गांधी का जीवनी के बारे में स्वाध्याय करते हैं। फिर क्या होगा, बच्चे के साथ आपका एक भावनात्मक रिलेशन बढ़ेगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ऐसा करने से क्या होगा कि माँ और बेटे के प्रति, माँ और बच्चे के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, है ना? भावनात्मक प्रगाढ़ता बढ़ेगी। और जब भावनात्मक प्रगाढ़ता बढ़ेगी तो बच्चे को कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा ना भाई। हर चीज बच्चे के साथ आप करेंगे, मान लीजिए आपने पढ़ा, अब बच्चा आपके साथ जुड़ जाएगा, बच्चा रुचि लेगा, तो कुछ भी करने से पहले ये भाव बनाना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ये सब चीजें सुन रहा है, समझ रहा है और अपने जीवन में उतार रहा है। ये नहीं कि हमने महात्मा गांधी के गुण पढ़ लिए और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है हमको, कैसे करना है बताइए? मान लीजिए हमने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी, हाँ, तो किस तरह उसको पढ़ना है? हम करना चाहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें टारगेट बनाना है। माँ का हाँ, ये टारगेट है कि हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। हाँ, अच्छा है। अब तुमने पढ़ा, अब तुमको पता है कि महात्मा गांधी के गुण क्या है? सत्य अहिंसा के पुजारी थे ना, ये तो आपको पता है। तो आप चाहती कि मेरा बच्चा सत्यवादी बने, है ना? आपने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी और आप विचार कीजिए, आपने पढ़ा महात्मा गांधी विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा सत्य बोलते थे, पता है ना आपको? सत्य बोलते। अब आप चाहते मेरा बच्चा भी सत्यवादी बने, चाहे कितनी परेशानी आ जाए पर वो झूठ ना बोले। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी, हाँ, तो वही विचार मंथन करना है हमको कि जैसे महात्मा गांधी सच बोलते तो वैसे ही मेरा बच्चा बोले। तो बार बार आप जब यही विचार करेंगी, बार बार यही सोचेंगी, उसको कोरिलेट करेंगी, तो क्या होगा, आपके बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली सत्य बोलने का गुण आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि आपने वही विचार बनाया, आपकी विचार पद्धति वही बनी। तो जब आपकी विचार पद्धति वही बनी तो ऑटोमेटिकली बच्चे की भी विचार पद्धति वही बनी। फिर जब वो बड़ा होगा तो आपको लगेगा बच्चा कभी झूठ बोलेगा ही नहीं, चाहे कितनी उसको दिक्कत हो रही हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा करके उसके साथ स्वाध्याय के माध्यम से उसके अंदर ये सत्य बोलने का बीजारोपण गर्भ में ही कर दिया ना, आपको पता भी नहीं चला। तो हमको क्या करना है, किसी भी चीज का जब स्वाध्याय करना है, किसी भी प्रेरक प्रसंग को पढ़ना है, उसमें जो भी अच्छी चीजें वो इस भाव के साथ पढ़नी है, इस भाव के साथ करनी है कि वो बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, बच्चे की विचार पद्धति उन्हीं गुणों को अकॉर्डिंग बन रही है। समझ गए ना बात को? हमारे कहने का मतलब समझिए कि स्वाध्याय खाली पढ़ के खत्म नहीं करना है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उसको बच्चे के साथ कोरिलेट करना है, उसमें बताई गई चीजों को, अच्छे गुणों को, अच्छे विचारों को बच्चे तक ट्रांसफर करने हैं। इस भाव के साथ हमको स्वाध्याय करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आपके तन से, आपके शरीर से बच्चे का शरीर बना है, आपके मन से बच्चे का मन बना है और आपके विचारों से बच्चे के विचार या भाव बने। पता है आपको? ये तो आप पढ़ चुके हैं, अभी साइंस में पढ़ चुके हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो खाली शब्द ही बच्चा नहीं ग्रहण करेगा, आपकी भावनाएं, आपके विचार भी बच्चे तक ट्रांसफर हो रहे हैं। इस बात को मत भूलिए, खाली यही मत सोचिए कि जो हम शब्द बोलेंगे वही बच्चा सुनेगा और समझेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा आपके विचार और भावनाओं को भी उतनी ग्रहण करेगा। तो हमको अपने विचार और भावनाएं भी उतनी ही पॉजिटिव रखनी है जितने अच्छे शब्द बोलने। बात को समझ गए ना, कि जो विचार पद्धति हमारी हो वो भी पूरी तरीके से कैसी हो, पॉजिटिव हो।
समझ गए ना बात को। तो हम स्वाध्याय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो विचार पद्धति हो वो पॉजिटिव हो और बच्चे के साथ उसको हम कोरिलेट करें। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी। बच्चे के अंदर कौन सा गुण डेवलप होगा पता है आपको? जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण डेवलप होगा इस तरह के इमोशनल बॉन्डिंग के बाद, बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करता है। जब माँ गर्भ पे, जब माँ नाभि के ऊपर हाथ रख के बच्चे से बात करती है ना, तो कोई भी हम लोगों के ऊपर सर पे हाथ फेरता है जब हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है ना, एक सुरक्षा की भावना आती है कि नहीं आती है, कि ये मेरे अपने हैं, आती है ना, आती है। अब ठीक बच्चा गर्भ में है, तो माँ जब नाभि के ऊपर प्यार से हाथ फेरती है तो बच्चे के अंदर क्या भावना आती है? सुरक्षा की भावना, अपनेपन की भावना। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। समझ रही ना बात को। तो जब भी आप स्वाध्याय करें, जब भी करें, तो बच्चे को अपने साथ लेके प्यार से हाथ रख के शांत चित्त हो के अच्छे वातावरण में बैठ के स्वाध्याय करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी एक किताब उठाई, फटाफट पढ़ लिया, कह दिया हमने तो स्वाध्याय कर लिया। बात समझे ना, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? शांत चित्त होके अच्छे मन से अच्छे वातावरण में बच्चे के को रिलेट करके नाभि के ऊपर हाथ रख के अच्छा सा प्रेरक प्रसंग, उसमें बताई गई अच्छे बातों को बच्चे के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। खाली पढ़ के खाना पूरी करके उसको खत्म नहीं करना है। समझ गए ना बात को, है ना? तो हमने क्या 3 चीजें बताई? एक तो बच्चे की वोकैबुलरी हमारे स्वाध्याय के माध्यम से स्ट्रांग होगी, है ना? दूसरी चीज, बच्चे के अंदर हमारी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। समझ गए ना बात को, है ना? और जैसा हमारी विचार पद्धति होगी, मिरर न्यूरॉन्स उन्हीं चीजों को कॉपी कर करके बच्चे की विचार पद्धति या बच्चे का एटीट्यूड निर्मित होगा। 3 चीजें हमने आपको बताई ना, समझ में आई ना तीनों चीजें, है ना? क्या बताई, फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए। नंबर 1 हमने क्या बताया कि हमारे विचार जिनका हम मनन चिंतन करेंगे, जो हमारी विचार पद्धति बनेगी, वो मिरर न्यूरॉन कॉपी करके बच्चे में ट्रांसफर करेगा और बच्चे की विचार पद्धति और बच्चे का एटीट्यूड उसी के अकॉर्डिंग निर्मित होगा। हाँ, दूसरी चीज हमने बताई कि बच्चे की वोकैबुलरी, बच्चे की शब्दकोश, बच्चे का शब्द संग्रह ज्यादा मजबूत होगा, बताया है ना, जिससे बच्चे को आगे शब्दों की कमी नहीं होगी, अपनी बात कहने में उसको कोई कमी नहीं होगी। तीसरी चीज बताई, स्वाध्याय के माध्यम से हम बच्चे में इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। 3 चीजें बताई, समझ आई ना तीनों? ठीक, क्या होगा, बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, है, जिससे भावनात्मक प्रगाढ़ता बच्चे में आएगी, है, भावनात्मक प्रगाढ़ता बच्चे में पड़ेगी और माँ और बेटे और के बीच जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा। ठीक, अब जैसे क्या होता है, अब देखिए ये पढ़िए, स्वाध्याय क्यों आवश्यक है। अब ये उठता है कि स्वाध्याय क्यों आवश्यक है, तो क्या लिखा है इसको पढ़िए। जिस प्रकार कपड़ों पर चढ़ी धूल, गर्दा, मैल को साबुन की सहायता से एवं दर्पण में जमी मिट्टी की परत को साफ करने के लिए कपड़ों का उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार मन और विचारों में व्याप्त कुविचार, कषाय, कल्मशों और नकारात्मकता को हटाने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, समझ में आया? हमारे मन के विकार हैं, कौन कौन से विकार हैं? क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। इन विकारों से मन को निर्मल करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राची, ऋतु, ऋतु आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए कि स्वाध्याय क्यों जरूरी है ना? स्वाध्याय का सीधा संबंध स्वयं के निर्माण से होता है ना? जैसे इमारत पुरानी हो जाती है तो हम लोग उसको रंगाई पुताई करते हैं ना, उसको अच्छा बनाते हैं, है ना? भाई हम लोग का घर थोड़े दिन बाद पुताई होती है, दिवाली आई, हम लोग अपने घर की पुताई करते हैं, सोचते हैं घर खराब हो गया, है ना? घर जब गंदा हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, पुताई करवाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी होता है। उसमें क्या होता है कि समय समय पे बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, जैसे बहुत लगातार कभी कभी घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि नकारात्मक होता है या तनावपूर्ण विचारों से कई लोग घिरे रहते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा हर समय तनाव में रहते हैं, कभी आपने उनको प्रसन्न चित्त देखा ही नहीं होगा,
देखा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं रोते रहते हैं हर समय, देखा है ना। हेलो रितु, जी मैम देखा है। देखा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग। प्लीज आप लोग हमें अपना बोलते जाइए, तो हमको लगता है कि हाँ आप लोग हमारी रिस्पॉन्स देती रहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तनावपूर्ण विचारों से हमेशा घिरे रहते हैं। उससे क्या होता है, उनका तन तो खराब होता ही है ना, मन और विचार। अब उनका क्या होता है, तन तो हो ही गया खराब, तमाम तरह का हाइपरटेंशन और तनाव में रहने से बहुत सारी डायबिटीज और बहुत सारे रोग तो वो अपने ऊपर ले ही लेते हैं, क्योंकि दिन भर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, मन भी उनका बेकार हो जाता है। अब होता उसकी वजह क्या होती है, स्वास्थ्य तो उनका खराब होता ही, मन भी उनका खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है, और वो इसकी वजह क्या होती है कि उनके बॉडी में क्या होता है, हमेशा तनाव में रहने के कारण नेगेटिव जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रिएट होते रहते हैं हर समय। उनके अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है, नेगेटिव वाला कौन सा हार्मोन होता है? रितु प्राची प्राची रितु, नेगेटिव हार्मोन्स बताइए कौन सा होता है? हेलो मैम इस समय याद नहीं मैम इस समय। अच्छा, अभी नेगेटिव और वो पॉजिटिव तो पता है ना, पॉजिटिव बताइए। प्राची बताओ। प्राची बताओ भाई। आज रोज ये अभी सुबह भी मैम ने बताया है, संगीता जी ने सुबह सुबह बताया था कि अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे टिश्यू हमारी बॉडी को निर्मित करते, बताया था ना सुबह। पॉजिटिव हार्मोन होता है सीरोटोनिन, है ना, बताया गया है ना कई बार। जी और वो तो बताया था पॉजिटिव वाला, लेकिन निगेटिव। नेगेटिव को हार्मोन जो होता है कार्टिसोल, जो हमारे जी अंदर, नोट कीजिए, कभी भूलिएगा नहीं, कार्टिसोल मैम हमारे अंदर। हाँ याद तो आ रहा था, लेकिन ये लग रहा था कहीं गलत ना हो सही तो कार्टिसोल ना। हार्मोन। अब यही देखिए, यही कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, आत्मविश्वास की कमी हो गई, है ना। क्योंकि हम लोगों जी की माताएं इतनी जागृत नहीं थी, लेकिन हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी की माताओं को जागृत करना है कि उनके अंदर ये क्वेश्चन आए नहीं कि शायद ये गलत होगा, है ना। यही तो हम लोगों को ठीक करना है, जो हम लोगों ने नहीं पाया वो हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से पाए, उसके अंदर आत्मविश्वास इतना प्रबल हो कि वो सोचे नहीं कि गलत है कि, है ना। जैसे तुमने सोचा, आता तो है लेकिन बताएं कि ना जी 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 यही ये बात थी। विचार आए, हाँ, तो ये विचार हमारे अंदर आएगा ही नहीं, है ना। तो नेगेटिव, अब होता क्या, दिन भर वो तनाव में है, हमेशा अवसाद में डूबे हैं, तो उनके अंदर कार्टिसोल रिलीज हो रहा है। अब जब उनके अंदर हो रहा है तो नेचुरली बच्चे पे वो ट्रांसफर हो रहा है। अब बच्चे की ग्रोथ भी उससे प्रभावित हो रही है, होगी। आपने पढ़ाई है अभी साइंस में कि अगर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बच्चे के अंदर तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं, उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है ना। तो माँ को अच्छा सत्साहित पढ़ना, अच्छा स्वाध्याय पढ़ना है, अच्छी विचारों वाला स्वाध्याय करना है, जिससे मन प्रसन्न हो, मन में उमंग हो, उत्साह हो, और अच्छा सीरोटोनिन, अच्छा पॉजिटिव हार्मोन रिलीज हो, सिक्रीट हो। समझ गए ना बात को। तो स्वाध्याय का असर हमारे इस पे भी पड़ता है ना। तो हमको क्या करना है, नियमित हमको ऐसा स्वाध्याय करना है, ऐसे अच्छी चीजें पढ़नी है जिनसे हमारे विचार शक्ति सकारात्मक हो, उत्साहवर्धक विचार अंदर अंदर आए हमारे, और नकारात्मक चीजें हमारी मन से, हमारे विचार से दूर चले जाएं। और जाहिर सी बात है, अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव चीजें भरते जाएंगे तो नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचेगी, वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो हमें क्या कोशिश करना है कि हमें अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छे विचारों का चिंतन मनन करना, अच्छे विचारों वाली क्रियाकलापें करनी, अच्छे काम करने, हमारी विचार पद्धति अच्छी बनानी है। जब हमारी विचार पद्धति अच्छी बनेगी, ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, हमारे क्रियाकलाप अच्छे होंगे, क्योंकि थॉट्स के द्वारा ही हमारे एक्शन होते हैं। जो हमारी विचार पद्धति होगी वही हमारे क्रियाकलाप होंगे, और जब हमारे होंगे तो नेचुरली हमारे बच्चे में भी वो गुण आएंगे। तो माँ को इस तरह का स्वाध्याय करना है कि नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, जो उत्साहवर्धक हो, सकारात्मक हो, और उनको नकारात्मकता से दूर हो। ठीक है ना। हमको माँ को इस बात के लिए जागृत रहना है, क्योंकि क्या होता है कि दिन भर में 6,000, ये समझिए कि 6,000 शब्द माँ के दिन भर में माँ के अंदर 6,000 विचार आते हैं। दिन भर में माँ के अंदर 6,000 विचार आते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो माँ को क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव विचार ही हमारे मनन चिंतन हो, ना कि नेगेटिव चीजें हमारे विचारों में आए। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब अच्छे विचार हावी हो जाएंगे तो नेगेटिव के लिए जगह ही नहीं बचेगी, है ना।
अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है स्वाध्याय के द्वारा, वो होती है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही है कि स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। क्या कहा उन्होंने? स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, सोना नहीं हमको बिना पढ़े। ये हमको अपनी दैनिक दिनचर्या में, अभी आप लोगों ने आत्मबोध और तत्वबोध की साधना में ये पढ़ा है, तत्वबोध में ये बताया गया कि सोते समय हमें अच्छे बेड साइड पे कुछ ना कुछ अच्छा रख के सोना, साहित्य होना चाहिए और उसका हमें सोते समय अध्ययन करना। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों गुरुदेव कहते हैं कि स्वाध्याय के बिना शयन नहीं? आपको पता है गुरुदेव का तो साहित्य 3200 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, कोई विषय अछूता नहीं है जिससे उन्होंने लिखा ना हो। जीवन की कोई समस्या उठाइए, प्रश्न कीजिए, उससे रिलेटेड आपको बुक अवेलेबल है, ये समझ लीजिए, कोई विषय गुरुदेव से अछूता नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के ही तो कही है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है क्यों उन्होंने कहा कि स्वाध्याय बिना शयन नहीं, क्योंकि सोते समय जो हमारे विचार, जो भी विचार, क्योंकि सोते समय जो भी अचेतन मन, हाँ, अंकित मन में विचार जो भी अंकित हो जाते हैं, वो पूरी तरह से विचार जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारी मेमोरी में, हमारे मतलब लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। सोते समय हम जो भी विचार डालते हैं अपने हृदय में, वो हृदय में अंकित हो जाते हैं और पूरी तरह से वो विचार हम जड़ जमा लेते हैं। क्योंकि आपको ये साइंटिफिक तरीके से इसको समझिए कि होता क्या है कि जब हम सोते हैं 4 तरह की वेव्स होती हैं। पता है आपको कौन कौन सी वेव्स होती हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाँ, वेरी गुड, अल्फा बीटा थीटा गामा। तो जब इम्पोर्टेंट जो 4 वेव्स होती हैं, तो जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर कौन सी वेव काम करती है पता है आपको? गामा। कौन सी वेव काम करती है? गामा। गामा वेव सोते समय हमारे अंदर काम करती है। तो अब हमने जब रात में सोते समय अच्छा विचार पढ़ा, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ा, तो जो उसके पॉजिटिव विचार थे वो सोते समय स्वाध्याय के माध्यम से हमारे हृदय में जड़ जमा लिया, हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो गए। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि स्वाध्याय बिना शयन नहीं। समझ गए ना बात को? क्योंकि उस समय जो गामा वेव्स होती है वो काम करती है, वो जो विचार, जो भी विचार हमने पढ़ा, जो भी अच्छी विचार लेके हम सोए, वो हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में जड़ जमा लेंगे। तो क्लियर हो गई ना कि स्वाध्याय सोते समय क्यों इम्पोर्टेंट है। तो माँ को कोशिश करना चाहिए कि चाहे थोड़ा सा ही पढ़े, जरूरी नहीं कि 6 पन्ने पढ़े, 1 पन्ना पढ़े, लेकिन उससे विचार मंथन, मनन, चिंतन जरूर करे। मान लिया पैरा पढ़ा तो उससे विचार चिंतन करे, चिंतन मनन बिना सोए नहीं। बात क्लियर हुई ना बात को हमारी जी? वही चीज हमारे मस्तिष्क में क्योंकि जड़ जमा लेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है, सोते समय हम क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। वेरी गुड, यही करते हैं। दिन रात यही होता है, है ना? तो हमें ये तो बिल्कुल ही सोने के अभी पढ़ाया गया है कि कम से कम 1 घंटा पहले अगर रेडिएशन से बच, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें सबको जगाना है और ये शुरू करेंगे हम लोग खुद। जब हम खुद शुरू करेंगे कि 1 दिन 2 दिन हम लोग सोने से पहले बिना पढ़े सोएंगे नहीं, आज से हम लोग खुद संकल्प लेते हैं इस क्लास से कि आप सोने से पहले जब 4 लाइन पढ़ेंगे। चलिए हम और आप ही लेते हैं, ठीक है ना रितु? है ना प्राची, एग्री हो ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सोते समय हम लोग भी व्हाट्सएप देख के जरा इनको दे दें उत्तर, जरा उनको दे दें रिप्लाई, तो इससे बचेंगे। और कोशिश करेंगे कि आगे से आने वाले चाहे रात के 12 बजे सोए चाहे 1 बजे सोए, लेकिन व्हाट्सएप जरूर देखेंगे। तो अब ये फिर क्या होता है, वही जो हमने पढ़ा, अब किसी ने हमको कुछ कह दिया, अब हम वही विचार लेके वही हमारी मनन चिंतन करते, उसने हमको ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसको कल हम बताएंगे, इससे पूछेंगे, इनको बताएंगे, इसी में यही हमारी विचार पद्धति बन गई। और यही लेकिन मैम एक चीज यहाँ पर, अगर किसी ने मान लीजिए कुछ गलत बात कह दी और हमारी गलती भी नहीं, तो वो विचार तो चलता ही रहता है, वो तो जाता नहीं है। तो वही तो हम बता रहे हैं आपको, अब सोते समय लेकिन इससे बचना है, क्योंकि सोते समय गामा वेव्स निकल रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, अच्छी चीज लेके सोएंगे। अब उससे तो हमें फेस करना ही है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ हम फोन देखे ही नहीं, सुबह देखा जाएगा। नहीं, फोन की बात नहीं, मान लीजिए कोई है बिना वजह कोई गाली दे दे, हाँ, वो बात हम
लेकिन तो उसके फिर लिए कैसा लगेगा? उसको हमें इग्नोर करना है। अगर हमें कुछ अपना आत्म परिष्कार करना है तो उसको हमें अवॉइड करना है। ये तो सब दुनिया है, ये तो चीजें हमें फेस करनी है, लेकिन आत्म मंथन करके हमें यही तो विवेक जागृत करना है। और जब हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें यही तो पता हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम उस पर थोड़ी देर तो सोचेंगे, उसके बाद हम झाड़ के आगे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्वाध्याय के माध्यम से अपना विवेक जागृत कर लिया होगा। अच्छा मैम, आप नॉर्मल हो जाती हैं अगर कभी ऐसी अप्रिय बात होती है? लेकिन एक बात आज भी तुमको बता दें, अभी नहीं होते थे, लेकिन जब से गायत्री मंत्र कर रहे हैं, ये हम तुमको अपना फैक्ट अगर तुमने पर्सनल पूछा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं, रियलिटी है ये, मान के चलो रितु, कि जब करने से इतनी अंदर मतलब शक्ति आ जाती है, इतना विवेक आ जाता है, लगता है कि अब इन चीजों की हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। थोड़ी देर तो अभी तो वही है, सामाजिक है, अभी इतना तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में कंट्रोलिंग आ जाती है, जो कंपैरेटिवली पहले नहीं आती थी। ये हम खुद अपना पर्सनल तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पहले जिन चीजों में हम जल्दी नर्वस परेशान होते थे या उसी में उधेड़ बुन में लगे रहते थे, अब हम थोड़ी देर बाद झटक देते हैं। ये फर्क आया है और देखना करके आएगा। बस मन विश्वास प्रबल रखो और सच में गायत्री महामंत्र और सब साहित्य में स्वाध्याय से जब विवेक आ जाता है ना, तो इन चीजों की आवश्यकता फिर कुछ रह नहीं जाती है। फिर कभी कभी तो मैम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि आदमी सालों तक नहीं भूल पाता है। नहीं बेटा, जब दिमाग फ्री होगा तो लगेगा फिर वही चीज है। अब यहीं पे तुम अंतर करो। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने, अभी हम आज जो हमने तुमको टॉपिक दिया है, जो आज हमने गुरुदेव वाली किताब का टॉपिक दिया, वो यही तो दिया है। तुम्हारे को फैसला करना है कि कुछ लोग कुछ जरा सी परेशानी आने पे जो घबरा के परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये मन की मजबूती है, परिपक्वता, मस्तिष्क की परिपक्वता है, हमारे विचारों की परिपक्वता है, हमारे जो विचार चिंतन मनन है वो कितनी गहराई से हमारे अंदर जड़ जमाया हुआ है, इसकी झलक है। यही तो हमने जो पैराग्राफ दिया पढ़ा ना उसको आप लोगों ने। आज हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जो विचार विमर्श करेंगे वो इसी पैराग्राफ पे ही करेंगे, समझ रहे हैं? साथ में मतलब पॉजिटिव हम लोग अध्याय तो पढ़े, उसके साथ साथ कि अगर हमारी संगति अच्छी है, जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ, हाँ, जैसे आप लोग हैं ऐसे व्यक्ति लोग साथ अगर हमारी संगति अच्छी है तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप आते जाते हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा। ये सब उसके साथ स्वाध्याय के साथ संगति भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, को रिलेट है सब। अब जैसे तुमने कुछ पढ़ा, अब तुमने, तुम्हारा साथी कोई ऐसे है नहीं जिससे तुम विचार विमर्श अच्छा कर पाओ, वो तो तुमसे फिल्मों की बातें करेगा, कपड़ों की बातें करेगा, उसको इसमें रस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस तरीके से अपना वो करा ही नहीं है, मतलब उसका लाइफ स्टाइल इस तरह का। लेकिन आपने क्योंकि स्वाध्याय किया तो आपको वो चीजें अब अच्छी नहीं लगेगी। हर एक के साथ ऐसे ही, हम लोग के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जो चीज हमें पहले बहुत अट्रैक्ट करती थी, आज हमें लगता है इसकी वजह ये कर लो, लो ये थोड़ी देर पढ़ ले तो कुछ होगा, लो ये पढ़ ले तो आज क्लास में ये बता देंगे, आज जब मिलेंगे तो ये शेयर करेंगे, आज साथी से मिलेंगे तो ये शेयर करेंगे। अब ये भावनाएं विचार में आती है, अभी बात करेंगे तो ये पूछेंगे, मतलब एक विचार ये सब दिमाग में रहता है। तो ये चीजें जो है ये हमारी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है। और ये विवेक क्या सही है क्या गलत है, इसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? स्वाध्याय के माध्यम से। जितना ज्यादा सत्साहित्य पढ़ेंगे, जितनी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, हमें विवेकवान बनाएंगी, हमें बताएंगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी परेशानियों को हम इजिली निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विवेक जागृत हो गया होगा, हमें पता होगा इस परिस्थिति में हमें क्या अपना एक्शन लेना है, हमें पता होगा हमें कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ हमें मुखर होके बोलना है। क्यों? क्योंकि हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने मस्तिष्क को, अपने विवेक को जागृत कर चुके हैं। बात समझ में आई ना? तो स्वाध्याय इसलिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर ये सारे गुण आसानी से डेवलप हो जाएं, है ना? हमको स्वाध्याय के माध्यम से बच्चे को तो क्या कर गड़बड़ी को स्थान को आत्म कल्याण और शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नोट कीजिए। व्यक्ति गड़बड़ी अपना तो आत्म कल्याण अच्छे स्वाध्याय से करेगी, उसको नई नए शब्द पता चलेंगे, विवेक जागृत होगा, क्या उचित क्या अनुचित है खुद को जानेगी, और साथ साथ अपने बच्चे को भी इन सब चीजों से परिचित कराएगी। इसलिए दोनों के लिए स्वाध्याय मत यदि साहित्य अच्छी किताबें पढ़ने की आदत होगी तो कभी भी जीवन में उबेगा नहीं। कई बार ऐसे होते हैं हम अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, आपने सुना होगा
लेकिन अगर आप किताब आपके दोस्त हैं तो आपको किसी दूसरे दोस्त की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया किसी अच्छे मूड में हैं, आपने कहा चलो आज कुमार विश्वास की बढ़िया बढ़िया कविताएं पढ़ते हैं, आपने पढ़ा, आपका मन प्रसन्नचित्त हो गया, आपको अच्छा लगा, चलो आज हम गुरुदेव का ये साहित्य पढ़ते हैं, जरा जानते हैं, है ना, कि अपने शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं। आपने उठाया, आपका मन हो रहा है शरीर विज्ञान हमारा कैसे काम करता है, हमारी कौन कौन से षट चक्र के बारे में जानते हैं, तो आपने एक गुरुदेव का साहित्य उठाया, षट चक्र के बारे में अच्छा सा पढ़ा, आपको ज्ञान हो गया, आपका मजा आ गई, आपका सारा ध्यान चला गया, आपको उबन कभी होगी ही नहीं। कहने का मतलब जिसने साहित्य को अपना दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया, उसको कभी जिंदगी में उबन नहीं होगी। मैम ये गुरुदेव की बुक आप कहाँ से मंगाती हैं? बाई पोस्ट मंगाती हैं या यहाँ से लेती कहीं से? नहीं, बाई पोस्ट भी आ जाती है, लेकिन वैसे यहाँ हम लोग शक्ति पीठ से ले लेते हैं। और ये कहाँ पर है? शुक्लागंज में भी है, डॉक्टर संगीता सारस्वत का भी काफी कलेक्शन है। हम दोनों बुक आप लोगों को मंगवा के देंगे, हमने आपसे वादा किया है। नहीं मैम, उसके अलावा अगर कोई दूसरी बुक लेना चाहो सब आसानी से आपको मिल जाएगी, आप हमें लिस्ट दे दीजिए। और यहाँ शक्तिपीठ में सारी अवेलेबल है, शुक्लागंज शक्तिपीठ पे। और हमारे एक भैया है सुभाष भैया, आप उनको हम भेज देंगे, उनका नंबर आपको दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी लिस्ट दे दीजिए, आपको बता देंगे कैसे मिल जाएगी, कितना रेट है, सब बता देंगे वो, ठीक है। और डॉक्टर संगीता जी के यहाँ से भी आपको काफी बुक्स मिल सकती है, आप लिस्ट दे दीजिए, डॉक्टर जाते हैं बुक्स आती है, आराम से आ जाएंगे। बहुत पहले मैम हमने उनका वांग्मय साहित्य पढ़ा था, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, करीब 1 दर्जन किताबें पढ़ी थी। अरे वो हमने किसी दूसरे के यहाँ पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन हमने पूरा पढ़ा था, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो पढ़ा था। तो अब जैसे आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो मेरा मन हुआ कि उनको मंगाई जाए, दोबारा से उनका पढ़ा जाए उनको। अभी तो जो हम लोगों के पास वैसे अब मिलना चूंकि इस समय हो नहीं पा रहा है, नहीं तो हम लोगों के पास है, एक दूसरे से हम लोग इंटरचेंज करके पढ़ सकते थे, लेकिन अभी भी आप लिस्ट बनाइए, मिल जाएंगी। और ये तो हम बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, बस देने का वो नहीं समझ आ रहा है कैसे, अभी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं कोविड की वजह से, वरना जब भी मिलते हैं जैसे भी होता है पहुंचाते हैं तुमको ये, क्योंकि ये पढ़ना है, इसमें जो है भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, उसमें गर्भ से लेके बच्चे के बाहर आने तक के पूरे जीवन क्रम का विकास किस क्रम में हुआ है, इसका पूरा डिटेल गुरुदेव ने बड़े अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया। इसलिए इस वांग्मय को तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब अच्छे विचारों से होता क्या, तनाव का निवारण, जो स्वाध्याय के माध्यम से जो सबसे ज्यादा लाभ होता है वो क्या होता है, तनाव का निवारण। अगर हम बहुत तनाव में हो, हमारा किसी से बोलने का कई बार ऐसा होता है कोई हमसे बोले ना, और आपको तनाव भी है, तो अपने तनाव को कम करिए, वरना क्या होगा, आप अगर तनाव में रहेंगी तो फिर आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन रिलीज होने लगेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? सेरोटोनिन नहीं, कॉर्टिसोल। तो हमको तनाव को कम करना है, ठीक है ना। तनाव के निवारण में भी हमें बुक्स या स्वाध्याय बहुत ज्यादा हेल्पिंग होती है, ठीक है ना। तो क्या फायदा क्या होता है, तनाव का निवारण होता है। मूड कितना भी खराब हो, कहीं भी मन ना लग रही हो, कितनी भी कठिन वेदना हो, परेशानी हो, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा प्रेरक प्रसंग, अच्छा कुछ साहित्य पढ़ लिया तो थोड़ा सब कुछ भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तनाव से भी हमको आराम मिलता है। फिर आती है अच्छे विचारों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। अब होता क्या, हमने कुछ पढ़ा, अच्छे विचार पढ़े, उससे हमें कभी कभी इंस्पायर होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने इसका ये चीज पढ़ी जिससे हम इंस्पायर हुए और मेरे जीवन की दिशा बदल गई। बहुत सारे लोग आपको ये बताते मिलते होंगे कि हमने अब्दुल कलाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको ये लाइन मेरी स्ट्राइक करी जिससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई, कहते हैं ना लोग। तो क्या होता है कि जीवन की दिशा भी निर्धारित हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छे बुरे विचारों का भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो जानती क्या होती है, गुरु और संतों का सानिध्य। वो किसके माध्यम से होता है, स्वाध्याय के माध्यम से। अब होता क्या, हर समय तो हमको गुरु या संत अवेलेबल नहीं है भाई। अब हम लोग ने पंडित श्री राम चंद्राचार्य गुरु जी को, हम लोगों को तो दर्शन नहीं हुए, हम लोग तो नहीं मिल पाए, लेकिन आज हम लोग उनका जो सानिध्य पाते हैं वो किसके माध्यम से पाते हैं, उनके द्वारा रचित साहित्य से, उनके द्वारा रचित साहित्य से। पाते हैं कि नहीं पाते हैं? आज हमें ऐसा लगता है गुरुदेव हमारे करीब है, हम उनका साहित्य पढ़ते हैं, एक एक स्टेप पे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो किसके द्वारा हो रहा है, उनके साहित्य के द्वारा। तो गुरु और संत जिनको मान लीजिए हम कोई संत है, उनके हमें हर समय मान लीजिए वो कहीं है, दूर है,
मान लीजिए गुजरात में है, आपका मन है आप नहीं मिलने जा सकती हैं, पर उनके द्वारा आप किताब पढ़ती, उनके विचारों को पढ़ती है तो उनसे निकटता का आभास होता है। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम गुरु और संतों का सानिध्य भी पा सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है ना। मान लीजिए हमें समझ आई बात ना, स्वाध्याय के माध्यम से, क्योंकि हर समय हम किसी के पास जा तो नहीं सकते हैं, है ना। तो स्वाध्याय के माध्यम से, इसीलिए गर्भावस्था में स्वाध्याय के परिणाम दिखाई दिए। जिन लोगों ने गर्भावस्था में स्वाध्याय किया है, अच्छे अच्छे संतों का, अच्छे अच्छे साधु संतों और गुरुओं का विचारों को पढ़ा है, आत्मसात किया है, मनन चिंतन किया है, उनका जो परीक्षित हुआ है, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जब वो बाहर आया तो उसमें वो गुण, वो एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप हुए, है ना। तो स्वाध्याय के माध्यम से जो सबसे बड़ा उदाहरण आज जो हमें देखने को मिलता है, पता है आपको, सेरेना विलियम्स का है। उन्होंने खुद लिखा है रिचर्ड में, पता है सेरेना विलियम्स की बात हमने आपको बताई है ना, कि उनकी माँ ने कैसे टेनिस से संबंधित पुस्तकें पढ़ी। क्या कहानी है सेरेना विलियम्स की, बहुत बार सुनाई जाती थी। किस नाम से उन्हें जाना जाता है? सेरेना विलियम्स को किस नाम से जाना जाता है, जानती हैं? काली आंधी के नाम से उन्हें जाना जाता है, सेरेना विलियम्स को, है ना। और वो टेनिस की बहुत प्रख्यात खिलाड़ी है, पता है ना आपको। तो उनकी कहानी क्या है, जब वो गर्भ में थी तो क्या कहानी है उनकी, आप सुनाइए आज हमें। दोनों लोगों में जिसका मन हो वो सुनाए आज, सुनाइए, कौन सुनाएगा? बहुत बार सुनाओगे? सुनाना है? सुनाओ नहीं, सुनाओ, हम बताएंगे, जितना याद है उतना सुनाओ। हमने कई बार बताई है ये कहानी तो सेरेना विलियम्स की। हाँ बताइए बताइए, जितना सुनाइए जितना। हाँ मैम, उनके पिता का नाम तो नहीं ध्यान है, लेकिन रिचर्ड, सेरेना विलियम्स और रिचर्ड। हाँ रिचर्ड, हाँ रिचर्ड। तो जब वो उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने उससे टेनिस से संबंधित उनका साहित्य पढ़ा और उनकी वीडियो देखे, पिक्चर्स लगाए, और ये सोचा कि जो हमारा आने वाला अपकमिंग बेबी होगा उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, वो हमसे बेटर होना चाहिए, इम्प्रूव्ड वर्जन होना चाहिए। तब जब सेरेना और वीनस विलियम पैदा हुई तो ये लोग बहुत ही अच्छी प्लेयर, मतलब इनमें जन्मजात सारे गुण पाए गए। तो उन्होंने क्या करा कि उनकी माँ ने, देखे अब इसमें क्या जरूरी थी कि माँ और जो पिता का था वो उनका रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि पिता अगर कुछ समझाते थे तो माँ उतनी गहराई से, उतनी सजगता से उन चीजों को सुनती थी, समझती थी, फिर उन पर विचार चिंतन मनन करती थी। उससे रिलेटेड जब कोई बुक पढ़ती थी, टेनिस से रिलेटेड कोई बुक पढ़ती थी, तो अगर कुछ नहीं पता होता था तो पिता से पूछती थी और उस पर फिर विचार करती थी। और जैसे जैसे टिप्स रिचर्ड बताते थे, बुक में जो लिखे होते थे उसको वो पढ़ती थी। स्वाध्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है ये सेरेना विलियम्स। उन्होंने खुद अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि सारे टिप्स, जो टेनिस के जो टिप्स थे वो हमने गर्भ में ही सीख लिए थे, क्योंकि मेरे पिता जब माँ को ये टिप्स बताते थे तो मेरी माँ सजगता पूर्वक सुनती थी और मेरे तक वो ट्रांसफर हो जाती थी। तो आधी चीजें तो उन्होंने कहा हमें बिना एफर्ट के ही सीख ली हमने। कहने का अभिप्राय समझ में आया कि स्वाध्याय के माध्यम से अगर माँ उन्हीं विचारों का मनन चिंतन करती है तो वो जो भी गुण हो, जैसे उन्होंने टेनिस के टिप्स उसको दिए, वैसे आप कोई भी अच्छे गुण, ईमानदारी, कृतज्ञता, सजगता, प्रेम, दया, करुणा, ममता, जो भी आप चाहती है बच्चे के अंदर, उससे रिलेटेड चीजें पढ़िए, उससे संबंधित पुस्तकें पढ़िए, उन्हीं का विचार चिंतन मनन कीजिए, उन्हीं को अपनी विचार पद्धति बनाइए, तो वो बच्चे तक अपने आप निरंतर कॉपी करेगा और बच्चे तक ट्रांसफर होंगे। सब चीज क्लियर है ना आपको? कहने का अभिप्राय ये है कि माँ सजगता से हर काम करे, बच्चे को अपने साथ बॉन्डिंग करके करे, बच्चे को अपने साथ जोड़ के करे, तभी बच्चे में ये नहीं कि हमने पढ़ लिया ना, अकेला पढ़ लिया, नहीं, आपको हर क्षण ये होना चाहिए कि ये जो कुछ भी हम अच्छा पढ़ रहे हैं ये सब मेरा बच्चा सुन रहा है, मेरा बच्चा समझ रहा है, और उसके साथ बात ऐसा पढ़िए कि हम उसके साथ बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा हर चीज में मेरे साथ इन्वॉल्व है, तभी बच्चे के अंदर वो चीज ट्रांसफर होगी। कहने का अभिप्राय यही है कि सजगता से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सेरेना विलियम्स का सुना कि उनकी माँ ने, जब उनके पिता ने टिप्स बताए मान लीजिए टेनिस के, तो माँ ने उस चीज को सब सजगता से सुना, सजगता से समझा, है ना। ये नहीं कहा कि पिताजी बता रहे तो बताते रहे, और यही खाली सुना ही नहीं, अपने ही तक नहीं सुना,
सुना कि ये हम सुन रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और मेरे जो गर्भ में बच्चा है वो भी सब चीजें सुन रहा है, समझ रहा है। इस भाव के साथ सुना, अकेला अपना ही नहीं सुना। उस समय भाव क्या बनाए कि हम भी समझ रहे हैं और मेरे गर्भ के अंदर का बच्चा भी वो ये समझ रहा है, अब ये बनाए। तो इसी तरह हमें करना है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये मानवीय मूल वाले गुण विकसित हों, ठीक है, हमने सोच लिया मेरा बच्चा ईमानदार हो, प्रेमी हो, दया करुणा ममता जैसे अच्छे गुणों से परिपूर्ण हो। हमने एक अच्छा प्रेरक प्रसंग पढ़ा, हमने पढ़ी महात्मा गांधी विवेकानंद की जीवनी। अब विवेकानंद के जो गुण हैं हमने उनको पढ़ा, अब हमने उन्हीं का विचार चिंतन मनन किया। और जब हमने पढ़ा विवेकानंद की जीवनी, उस समय हमने ये भाव बनाए, उस समय ये विचार बनाए कि ये सारे गुण बच्चा भी सुन रहा है, समझ रहा है, और उसके अंदर ये सारे गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। खाली पढ़ाई नहीं, ये भाव के साथ मैं जीवनी पढ़ी। किस भाव के साथ पढ़ी कि ये सब चीजें मेरा बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, और सारे गुण बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। बच्चे की विचार पद्धति ऐसी ही बन रही है जिससे बच्चे का एटीट्यूड या बच्चे के जो बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। ये भाव के साथ पढ़ा। तो जितना भी स्वाध्याय करना है, क्योंकि आपको पता है कि गर्भणी के जो 2 टूल्स हैं बच्चे तक अपनी बात पहुंचाने के, गर्भणी के जो 2 टूल्स बताए गए हैं, वो कौन से टूल्स बताए हैं? जब हमने पहली क्लास ली थी उसमें भी बताए थे 2 टूल्स। कौन से 2 टूल्स हैं जिनके माध्यम से गर्भणी अपनी बात बच्चे तक पहुंचाती है? गर्भ संवाद, गर्भ संगीत। जो टूल्स है वो हमारे शब्द शक्ति और भाव शक्ति। शब्दों के माध्यम से माँ अपने बच्चों को पहुंचाती है बात, और भावों के माध्यम से। खाली बच्चा माँ को शब्द ही नहीं सीखता है, बच्चे के विचार और भावनाओं से भी, माँ की भावनाओं और विचारों से भी बच्चा प्रभावित होता है। इसलिए माँ ने जो शब्द कहे वो तो बच्चे ने सीखे ही, साथ ही माँ के विचार और भावनाएं जैसी हैं वो भी बच्चे तक गई। तो विचार और भावनाएं भी हमें अपनी अच्छी बनानी है, ना कि खाली शब्द अच्छे बोलने। क्योंकि बच्चे का मन से, माँ के मन से बच्चे का मन, और माँ के विचारों और भावनाओं से बच्चे के विचार और भावनाएं का विकास होता है। पढ़ा है ना आपने, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से बच्चा तभी सक्षम होता है जैसे माँ के विचार भावनाएं चली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि माँ को ऐसा बनना पड़ेगा। अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है, जैसे अभी सुबह संगीता जी ने बताया कि म्यूजिक को थेरेपी के रूप में भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बताया कितने असाध्य रोगों का इलाज म्यूजिक के माध्यम से लोगों ने किया। कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी भी म्यूजिक के माध्यम से ठीक हुई। अभी बताया था ना, बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। इसी तरह स्वाध्याय के माध्यम से भी बहुत चीजें ठीक हुई। स्वाध्याय चिकित्सा की उपयोगिता भी, मन को स्वस्थ होता है, जीवन भी स्वस्थ। मन का अधिकांश लोगों का, मन ही हमारे अधिकांश रोगों का कारण होता है। क्योंकि अगर हम मन से कमजोर है, अभी कोविड में आपने देखा होगा कि जो लोग मानसिक रूप से मन से कमजोर थे वो लोग जल्दी हार मान गए और जल्दी वो निराश हो गए। लेकिन बहुत लोगों का SpO2 कम भी था, लेकिन वो मानसिक रूप से प्रबल थे। बहुत सारी विकृतियां उनकी आ गई थी, लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो मन से मजबूत थे। आपने हमेशा सुना होगा, हमारे घर में पहले मम्मी लोग कहती थी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सुना है ना। तो अगर मन मजबूत है तो समझ लीजिए आप कठिन विपरीत परिस्थितियों से भी लड़के बाहर आ जाएंगे। और ये कोविड ने प्रूव कर दिया कि बहुत सारे लोग जिनके मन से मजबूत थे वो विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर आ गए, लेकिन जो मन से कमजोर थे, डिप्रेस थे, वो लोग इतनी, उनके अंदर विकृतियां नहीं भी आई थी, इतना इंफेक्शन नहीं भी हुआ था, लेकिन वो हार मान गए। उसके पीछे वो मानसिक कमजोरी थी उनकी। और मानसिक कमजोरी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों का अध्ययन नहीं किया था, सब साहित्य का अध्ययन नहीं किया था, उनका विवेक जागृत नहीं हो पाया था। यही अगर उन्होंने स्वाध्याय किया होता, अच्छी अच्छी पुस्तकों से, अच्छी अच्छी चीजों से ज्ञान अर्जित किया होता, कि कैसे लोगों ने, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ी होती, कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, ये सब चीजें ऐसे समय पे बहुत काम आती हैं, बहुत चीजें काम आती हैं। हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड अभी 25 दिन तक कोविड में एडमिट रहे और काफी स्ट्रगल करके बाहर आए। उसके पीछे आपको बता दें कि वो विवेकानंद के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया विवेकानंद का। और उस जब परिस्थिति में जब उनका SpO2 40 तक चला गया था, ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं अभी का। तो उस समय भी जब हम हॉस्पिटल में उनके साथ बात करते थे तो वो विवेकानंद के पैराग्राफ बोला करते थे। उनको पैराग्राफ वो याद था, जो उनके लिए बहुत बड़ा संबल बना।
और उसकी वजह क्या थी कि वो जब यंग एज में थे तभी से उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, तो उस नेगेटिव परिस्थिति से भी वो बाहर आ पाए। ये हम अपना एक्सपीरियंस, आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि स्वाध्याय का कितना असर होता है। तो जो देखता है वो असर करता है कि वो कैसे निकले। उसके पीछे एक वजह ये भी थी, बाकी सब डॉक्टर्स, मेडिसिन और बहुत सारी चीजें तो इंक्लूड थी, बट एक जो मेन फैक्टर था वो मन से मजबूत थे। और मन से मजबूत क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अच्छा साहित्य पढ़ा था, स्वाध्याय किया था, और उनका विवेक ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कहने का मतलब कि बहुत बड़ी चिकित्सा का भी काम करता है ये स्वाध्याय। ये स्वाध्याय खाली पुस्तक हमें ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होता है, जानकारी इकट्ठा करना इसीलिए स्वाध्याय नहीं कहलाता है। स्वाध्याय क्या कहलाता है? स्वाध्याय, असली स्वाध्याय क्या होता है? मन, प्राण, अंतर मन को स्वस्थ रखने की जो क्रिया होती है, जो स्टडी होती है, वो स्वाध्याय होती है। असली स्वाध्याय क्या होता है? लिखो इसको, असली स्वाध्याय क्या होता है? जो मन को, प्राण को, हमारे अंतर मन को स्वस्थ करता है। खाली किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता है, जानकारी इकट्ठा करना स्वाध्याय नहीं होता है, बल्कि जो मन को, हमारे प्राण को, अंतर मन को स्वस्थ करता है, वो असली स्वाध्याय होता है। मन को, अंतर प्राण को स्वस्थ करता है, वो असली स्वाध्याय होता है। अध्ययन तो क्या होता है? पुस्तक पढ़ लेना, ये तो अध्ययन कहलाता है। लेकिन स्वाध्याय क्या कहलाता है? सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय इसीलिए स्वाध्याय की औषधि का सेवन करने वाला न केवल बाहरी और आंतरिक तौर पर स्वस्थ होता है, बल्कि स्वाध्याय चिकित्सा के दौरान हमारे अंदर आत्मविश्वास, स्वाध्याय चिकित्सा क्या होती है जिससे हमारा क्या क्या डेवलप होता है? स्वाध्याय चिकित्सा क्या कहलाती है? स्वाध्याय एक चिकित्सा के रूप में काम करता है। वो चिकित्सा क्या होती है? जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है, संवेदनाएं डेवलप होती हैं, हमारे संस्कार बनते हैं, साहस आता है हमारे अंदर, है इस तरह के जो मानवीय मूल वाले गुण है, जो हमें समर्थ बनाता है। और जब हमारे अंदर ये गुण आएंगे, माँ के अंदर ये गुण आएंगे, तो नेचुरली बच्चे जो हमारे घर में पल रहा है उसके अंदर भी ये सारे गुण विकसित होंगे। तो बात समझ में आई? कि क्यों स्वाध्याय जरूरी है, क्यों स्वाध्याय करने से हमारे अंदर किन किन गुणों का विकास होगा। तो बात समझ में आ गई, हमें समझ में आ रहा है ना? स्वाध्याय में हमने 3-4 लाभ जो बताए आपको कि कैसे किस तरह हमें अपने विचार, चिंतन, मनन बनाए। खाली स्वाध्याय किताब नहीं पढ़ना है, जानकारी नहीं इकट्ठी करनी है, बल्कि चिंतन मनन के दौरान उसको अपनी विचार पद्धति बनानी है, उन विचारों को, और वही हमारा एटीट्यूड बने, हमारी क्रियाकलाप उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित हो, तभी वो हमारा स्वाध्याय कहलाएगा, है ना? वरना आप बहुत सारे लोग गीता कहते हैं हम तो रोज रामायण पढ़ते हैं, रोज हम तो गीता पढ़ते थे, लेकिन आपने देखा होगा व्यवहार में कहीं नहीं नजर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं हम तो रोज 2 घंटा गीता पढ़ते हैं रोज। तो पढ़ना, वो जानकारी करना, वो स्वाध्याय नहीं कहलाता। स्वाध्याय क्या कहलाता है? जो हमारा अंतर मन का विकास होगा, जो हम हमारे अंतर मन, प्राण और अंतर मन को स्वस्थ करेगा, वो स्वाध्याय कहलाएगा। ठीक है? तो हम जब अच्छी चीज पढ़े, उनका चिंतन मनन करें, वही विचार पद्धति हमारी बनेगी, और उसी विचार पद्धति के अनुसार हमारे क्रियाकलाप होंगे, और क्रियाकलाप के अनुसार ही हमारा एटीट्यूड या हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा। तो जब माँ इस तरह से जब भी कुछ पढ़ेगी और बच्चे के अंदर ट्रांसफर करेगी, तो बच्चे की वो विचार पद्धति बनेगी और बच्चे का एटीट्यूड उस स्वाध्याय के माध्यम से निर्मित होगा। तो समझ में आया कि स्वाध्याय के माध्यम से हमें गर्भ संवाद कैसे करना है ना? कि खाली पढ़ना नहीं है कि हमने कहा स्वाध्याय कर लिया, बच्चा सुन रहा है ना, बच्चा सुन नहीं रहा, हमें इस तरह का बनना है, शांत चित्त होके बच्चे को इन्वॉल्व करके अच्छे मन से एक एक चीज पढ़नी है, और ये भाव करना है, ये विचार करना है कि सब बच्चा हमारे अंदर सुन रहा है, समझ रहा है, और अपने विचार पद्धति बच्चे की वैसी ही बन रही है, ताकि तब आप देखेंगे कि जब बच्चा बाहर आएगा तो आपने देखा होगा कि ये चीज तो हमने सोची थी, लेकिन ये बच्चे में दिखाई दे रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार माताएं बाबा कहते हैं ये हमने ऐसे सिखाया तो नहीं, मेरा बच्चा ऐसा करता है। ऐसा इसलिए करता है कि आपने वो चीज जो करी, जो भी आपने पढ़ा, विचार बनाए, वो बच्चे में विचार पद्धति बन के ट्रांसफर हुई। और मिरर न्यूरॉन का हमने आपको बता दिया कि क्या रोल होता है।
मिरर न्यूरॉन। अब आप अच्छी विचार पद्धति बनाएंगी, वो उसकी कॉपी करके बच्चे तक ट्रांसफर करेगा। आप नेगेटिव विचार बनाएंगी, आपको एक उदाहरण बताया वो सीरियल किलर वाला, कि उसने पढ़ा तो था, उसको ये पता था पढ़ना चाहिए, मगर उसके विवेक ने, उसने स्वाध्याय किया नहीं था, विवेक जागृत नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, है ना। ये चीज उसको नहीं पता थी कि हमें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, इसीलिए उसने पढ़ा तो सब कुछ था, लेकिन बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आ गई, क्योंकि उसने वो मिरर न्यूरॉन ने वो नेगेटिव चीजें कॉपी करी और बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दी। तो हमें क्या करना है, जो प्रश्न हमारा वो प्रश्न ये है, स्वाध्याय कैसे साहित्य का करें। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि स्वाध्याय कैसे साहित्य का करें और स्वाध्याय किसके साहित्य का करें। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम स्वाध्याय करें तो कैसे साहित्य का करें और किसके साहित्य का करें। तो कैसे साहित्य का करें बताइए कोई। सकारात्मक साहित्य का करें। बिल्कुल, हाँ। और जैसे महापुरुषों के जीवन प्रसंग पढ़े, प्रसंग सुने, शिवानी जी का वो सुने, प्रवचन सुने। हाँ। तो महापुरुषों का जीवन प्रसंग सुने, साहसिक व्यक्तियों के संस्मरण सुने, जीवन में उत्साह और उमंग भरने वाले, कैसे साहित्य पढ़े, जीवन में उत्साह और उमंग भरने वाले प्रेरणाप्रद साहित्य है, धर्म ग्रंथों की प्रगतिशील प्रेरणा, धर्म ग्रंथ पढ़े, इस तरह का साहित्य पढ़े, ना कि कोई नॉवेल पढ़े, ना कि कोई जो फालतू की किताबें होती है, इस तरह की कोई किताबें नहीं पढ़े। तो स्वाध्याय हमें प्रेरणाप्रद पढ़ने चाहिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंग हो, साहसिक व्यक्तियों के संस्मरण हो, जीवन में उत्साह भरने वाले प्रसंग हो, है ना, उमंग उत्साह वाले प्रसंग हो, धर्म ग्रंथ हो, इनका साहित्य, इनका स्वाध्याय करें। है गुरुदेव का इतना विशाल संग्रह है, उसका कुछ अच्छा संस्मरण, अच्छा साहित्य पढ़े। चलिए आज इसी क्रम में हम लोग गुरुदेव का जो हमने इसकी संस्मरण को पढ़ते हैं और इस पर विचार विमर्श करते हैं कि स्वाध्याय क्यों आवश्यक है, उस पर मनन चिंतन करते हैं। ठीक है, तो खोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ी होगी गुरुदेव की नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, पढ़ी ना आपने इसको जी। तो चलिए पहले ही हम खोलते हैं इसको। चलिए प्राची आप पढ़िए यहाँ से, पढ़िए, पढ़ के पढ़िए। हेलो प्राची, खुल गया आपका, पढ़िए, दिखाई दे रहा है ना आपको। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां, पढ़ो बेटा। प्राची हाँ प्राची पढ़िए बेटा, आपको दिख रही है ना, ये दिख रही है ना बुक, आपको दिख रही है ना। हेलो रितु, आपको दिखाई दे रही है। जी मैम दिखाई दे रही, पढ़े। हाँ पढ़ो पढ़ो। अब स्क्रीन से चला गया, चला नहीं गया, आ गया देखो। हाँ आ गया मैम, आ गया। पढ़ रहे हैं। पढ़ो। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां मनुष्य को अपने संबंध में भी अभी भी होती हैं। शरीर में आए दिन बीमारियां होती रहती और उनके इलाज उपचार के लिए नित्य नई औषधियों का प्रयोग होता रहता है। इतने पर ये विवाद बना ही रहता है कि इनमें से कौन सी लाभदायक सिद्ध हुई और कौन सी हानिकारक। एक रोगी के लिए जो चिकित्सा उपयोगी हुई, वही दूसरे रोगी के उसी रोग में हानिकारक सिद्ध होती है, देखी जाती है। आए दिन चिकित्सकों और औषधियों की अदला बदली। हाँ नीलम, ये चला गया इससे आज। हाँ आगे पढ़ो। इसीलिए होती रहती है। यह सिलसिला मुद्दतों से चला आ रहा है, पर अभी तक किसी एक निश्चय पर पहुंचना संभव न हो सका है। इतने दिनों बाद अब एक सही निष्कर्ष। अब पहले इस पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो क्या है, अभी भी शरीर में आए दिन बीमारियां होती रहती हैं। अभी आपने
अब बताइए आपने क्या समझा इस पैराग्राफ को पढ़ के, आप अपने विचार बताइए। रितु आप इस बताइए। पैराग्राफ को पढ़ के मैम हमने ये समझा कि जैसे जो दवाएं होती हैं तो वो हर इंसान के शरीर और उसकी मानसिकता पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। हाँ हाँ किसी पर वो मतलब अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती हैं और किसी पेशेंट पर निगेटिव इफेक्ट दिखाती हाँ हैं। लेकिन हाँ औषधि के साथ साथ व्यक्ति की विचार, जो उसकी विचारधाराएं हैं साथ में वो भी शो होती हैं। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग वो असर करती है जी ना। जी वही दवा जी किसी को अच्छी हो सकती है और किसी के लिए हानिकारक हो सकती है ना। और अब बहुत सारी, आपको तो पता ही है कि रोज नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, रोज हमें पता चल रहा है कि इसके लिए ये ठीक नहीं थी, इससे नेगेटिव चीज, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे या ये इसके साइड इफेक्ट थे, फिर एक नई दवा आ गई कि अब अगर ये रोग होगा, ये ऐसे लक्षण दिखेंगे तो इसमें ये दी जाएगी। अभी आपने कोविड में भी देखा कि रोज एक नई दवा आ रही है, रोज बताया जा रहा है, क्योंकि कोविड की जानकारी किसी को नहीं थी, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। रोज रोज नई रिसर्चेस हो रही हैं, रोज नई औषधि आ रही है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, आ रही है ना। तो ये जी गुरुदेव का कहना है कि ये सब चलता रहेगा, ये सब चीजें हमारी मानसिकता पे निष्कर्ष पे आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ प्राची आप पढ़िए। इतने दिनों बाद प्राची प्राची आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ पढ़ो प्राची। इतने दिनों बाद प्राची, प्राची मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ प्राची जोर जोर पढ़ो, माइक पास में रखो। हाँ माइक पास में माइक पास में रखो। रखो, जोर से पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा। इतने दिनों बाद अब एक सही निष्कर्ष हाथ लगा है कि मन का शरीर के प्रत्येक पुर्जे पर अधिकार है। यदि मन को नियंत्रित और सतमार्गगामी बनाया जा सके तो शरीर के सभी कलपुर्जे अपना अपना काम सही रीत से करने लगते हैं और बीमारियों की जड़ कट जाती है। इसके विपरीत यदि चिंतन का क्रम उल्टा चलता रहे और वो विचार मस्तिष्क पर छाए रहे तो शरीर में कोई स्थानीय व्यथा न होने पर भी कल्पना जन्य अनेक अव्यवस्थाएं उठ खड़ी होती हैं और दवाओं में सिर्फ वही थोड़ा बहुत काम करती हैं जिन पर की विश्वास गहरा होता है। अब यहीं रुक जाइए प्राची, अब इस पे तो अपने विचार रखिए, क्या क्या समझा इसको पढ़ मैडम के? मेरा विचार ये है कि जब हम मन से अच्छे होंगे हाँ, तो सारी मन दवाइयाँ मन के हमारे साधे पॉजिटिव सब वे जगह। में। अभी हमने बताया था इससे पहले जब हाँ आपको वही स्वाध्याय बताया, हाँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत अभी बताई थी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मन ही हमारे प्रत्येक शरीर पे जो हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन है, उनको प्रभावित करता है ना। बताइए। हाँ प्रभावित। हाँ तो जब हमारा मन, अगर हम ये सोच के दवा खाएंगे, मेडिसिन लेंगे कि नहीं ये हमें बिल्कुल फायदा करेगी, हाँ वो वाकई अपना पॉजिटिव दिखाएगी। हाँ लेकिन अगर हम पहले से ही मन से ही गिरे हुए हैं कि अरे हम कोई भी दवा खा ले हमें रिलीफ नहीं हाँ मिलने वाला है, हाँ तो बिल्कुल वाकई रिलीफ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे। जी तो मैम। ये कहने का मतलब उन्होंने किस बात पे जोर दिया? मन को हमें संतुलित, मन को हमें मजबूत बनाना है। तो हम ये हम कैसे बना सकते हैं? स्वाध्याय के माध्यम से। तो हम अपना जो बेबी है, जो बॉम्ब में बेबी है, उसको हम कैसे बना सकते हैं? मन से मजबूत बनाना है हमें। हमें कैसा बच्चा बनाना है? अपना मन से मजबूत बनाना है, समझ रहे ना। तो वो हम अच्छा स्वाध्याय से हाँ किसी भी परिस्थिति, कोई भी हाँ परिस्थिति उसके सामने आए वो मन से हाँ मजबूत रहे हाँ तो और हमें किसी परिस्थिति को अच्छे से झेल सके। हाँ आगे पढ़ो। मस्तिष्क, इसके विपरीत यदि चिंतन का क्रम उल्टा चलता रहे और कुविचार मस्तिष्क पर छाए रहे तो शरीर में कोई स्थानीय व्यथा न होने पर भी कल्पनाजन अनेक व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं और दवाओं में सिर्फ वही थोड़ा बहुत काम करती है जिन पर की विश्वास गहरा होता है। इससे प्रतीत होता है कि बीमारियों की जड़ तो मन के भीतर रहती है, शरीर में तो उनका आभास भर होता है। यदि सरल, सौम्य और सद्भावपूर्ण विचार बने रहे तो बीमारियों का जो प्रकोप आए दिन बना रहता है उनका अस्तित्व ही न रहे। यह तथ्य यदि समय रहते लोगों को पहले ही अवगत हो गया होता तो हर कोई अपना इलाज आप कर लेता और उनके लिए जहाँ तहाँ भटकने और
और निराश रहने की आवश्यकता न रहती। है ना, समझ गई? अब यही बात है इन्होंने बताई। पूरी बात क्या है कि सारा खेल किसका है? मन का है ना। सारी चीज किस पे नियंत्रित है? किसके अकॉर्डिंग चल रहा है मेरा शरीर? हमारे मन के अकॉर्डिंग, हमारे मन है ना। होता क्या, बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों को सुना है कि दिन भर ये गुमराह करते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें तो ये हो रहा है, मेरे ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। इसी में वो विचार मंथन करते रहते हैं, कल्पना जन्य अपनी बीमारियां गढ़ा करते हैं, है ना। जरा सा हाथ सन हुआ, गूगल खंगाल लिया, अगर मेरा बायां हाथ सन हो रहा है, अगर मेरा दाहिना और फिर ये दवा लेंगे, कोविड में वो लोगों ने यही किया है। तो वो कोविड बताइए, में मैडम अधिकतर लोगों ने यही किया। अधिकतर लोगों ने यही किया है। तो अब ये इससे हमें बचना चाहिए, हमें घर से मजबूत बनाना है कि नहीं, मेरे शरीर में ऐसा नहीं, इतने हम थोड़ी ना कमजोर है ना। तो होता क्या है, लेकिन इसके विपरीत है। अब कल्पना जन आदि बीमारियां तो करें, उसके अकॉर्डिंग ढेरों दवाइयां खा रहे हैं। अब दवाइयां खा रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। फिर वो क्योंकि मन से मजबूत नहीं है तो उनके वो दवा भी थोड़ा बहुत तो असर कर गई। अब आपने 4 मेडिसिन खाई, किसी से सर का दर्द ठीक हो गया, आपने कहा वाह, सर का दर्द में तो आराम मिला, है ना। वही बेवकूफी जैसे कहना चाहिए कि मन इतना कमजोर है तो वो चीज वो समझ ही नहीं पाते, है ना। तो हमको अपने इसमें कहने का अभिप्राय क्या निकला इस पैराग्राफ से? गुरुदेव चाहते हैं कि हमें कैसा बनना है? मन से मजबूत करना है। अगर हमारा मन मजबूत होगा तो छोटी बहुत चीजों को तो हमें कुछ असर ही नहीं करेंगी, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मन से हमारे अंदर इतने अच्छे, हमारे शरीर जब उसकी ओर ध्यान ही नहीं देगा, हम तनाव में आएंगे ही नहीं, हम नॉर्मल रहेंगे, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स निकलेगा, हमारे टिश्यूज अच्छे से काम करेंगे, हमें किसी चीज की फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अपने आप वो हीलिंग हो जाएगी, हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाव इसका ये है, समझ गए ना? भाव इसका ये है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है स्वाध्याय चिकित्सा के लिए। स्वाध्याय कैसे चिकित्सा का काम करती है, अच्छा साहित्य पढ़ने के बाद वो कैसे चिकित्सा का काम करती है, ये पढ़िए ऋतु यहीं से आप, यही बात। जी मैम पढ़ रही, यही बात खिन्नता और उद्विग्नता के संबंध में भी है और लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को चिंताओं, आशंकाओं और प्रतिकूलताओं का कारण मानते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों में तथा उतने ही साधनों में अनेक लोग प्रसन्न रहते हैं और संतोष पूर्वक जीवन यापन करते हैं। प्रतिकूलताएं अनुभव करने में चित्त की प्रवृत्तियां ही प्रधान भूमिका निभाती हैं। परिस्थितियों के बदलने के लिए भाग दौड़ करने की अपेक्षा यदि मन के बेतुकेपन की रीति नीति को ही सुधार लिया गया होता तो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेने में कोई बड़ी कठिनाई ना पड़ती। अपनी गलती को दूसरों के सिर इसलिए पढ़ा जाता है यदि फुटेज अभ्यास में न घुस पड़ी होती तो सरलता और सज्जनता का सौम्य जीवन जीते हुए हर व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों को सुधार लेता। गलती सुधर जाने पर जो प्रतिकूलताएं चारों ओर घिरी दिखती हैं उनमें से एक भी घिरी न दिखती। इंद्रियों का दुरुपयोग कठिनाइयों का निमित्त कारण बन जाता है। यदि इस मोटे तत्व को लोगों ने हृदयंगम कर लिया होता तो इच्छा आकांक्षाओं अधिकांश समस्याएं सुलझ गई होती। यदि स्वादेंद्री पर काबू रखा जाता तो अनावश्यक व अभक्ष खाने की ललक न उठती और पेट के संतुलित बने रहने पर पाचन तंत्र में कोई व्यतिक्रम खड़ा न होता। कामुकता मानसिक विकार है, लोग उसे शारीरिक मांग या आवश्यकता मानते हैं जो कि सही नहीं है। यदि इस मोटे सिद्धांत को समझ लिया जाए तो फिर कामुकता जन्य जो अनेक चार हेलो अनाचार दिख पड़ते हैं, उनमें से एक भी कहीं दिख न पड़ता और नर नारी मिलजुल कर उन उपयोगी और महत्वपूर्ण कामों में लगे होते जिनसे सुविधाओं की कमी न रहती और जिन अनौचित्यों का आए दिन सामना करना पड़ता है उनमें से कोई भी
किसी को हैरान परेशान ना कर रहा होता। आँख, कान, नाक इंद्रियों में से जिन्हें क्रियाशील कहा जाता है, यदि उनके प्रयोग से पहले ही यह विचार कर लिया जाता कि औचित्य और अनौचित्य में क्या अंतर होता है, तो क्या अपनाने योग्य है, क्या अपनाने योग्य नहीं, तो मस्तिष्क द्वारा उल्टी दिशा अपनाने और उनके फलस्वरूप कोई भी अहितकर प्रयास करने के लिए कदम न बढ़ता। फिर अच्छे खासे सुख सुविधा भरे जीवन को विशुद्ध बनाने की कमी कोई भी आवश्यकता ना पड़ती, है ना। जी अब कहने का जी भाव क्या है, यही भाव खिन्नता और उन्होंने कहा ना, यही बात खिन्नता और उद्विग्नता के संबंध में भी है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि हर समय खिन्न और परेशान तनाव वाले दिखते हैं, है ना, यही बात गुरुदेव करें। तो प्रतिकूलताओं का कारण मानते हैं इनको। परिस्थिति क्या होगा, हर चीज में रोते रहते हैं कि ऐसा है इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर पाए, हमेशा खिन्न उद्विग्न और परेशान दिखते हैं, क्योंकि वो हर चीज से उनको शिकायत बनी रहती है, कभी संतुष्ट होते ही नहीं है, संतोष पूर्वक जीवन यापन करते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में प्रतिकूलताएं इतनी ज्यादा घर जमा लेती हैं कि वो परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाते। कहने का अभिप्राय ये है। तो प्रतिकूलताओं में भी अगर चित्त की प्रधान भूमिका निभाती है। परिस्थितियों को बदलने के लिए भाग दौड़ करने के अपेक्षा यदि मन के बेतुके, यही बात, यदि क्या करें, प्रसन्न संतोष जीवन का प्रतिकूल अनुभव करने चित्त की प्रवृत्तियां ही प्रधान भूमिका निभाती है। परिस्थितियों को बदलने के लिए भाग दौड़ करने की अपेक्षा यदि मन के बेतुके की रीति नीति को सुधार लिया गया होता तो हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाने में बड़ी कठिनाई। कहने का अभिप्राय क्या है कि सब चीजें मन से चूंकि नियंत्रित है, मन से चलती हैं। अब आप रोना रोते रहोगे, ऐसा नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कभी संतुष्टि नहीं रहोगे, हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में रोते ही रहोगे। ऐसा तो होता नहीं कि हमने जो चाहा वो हमें सब कुछ मिला हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलती है ना। हम बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो हम रोने लगे, उसके अनुसार हमें अपने मन को बनाना चाहिए, है ना। मन से हमें भी करना चाहिए कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएंगी लेकिन हम अपने को संतोष हमें करना सीखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, जरा सी कोई परेशानी आई रोना शुरू कर दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमें इनसे बचना है। तो हमें अपने बच्चे को ये सिखाना है। तो इसलिए पढ़ने का अभिप्राय क्या है कि हमें प्रतिकूल, माँ को ऐसे विचार करने चाहिए कि क्या हुआ अगर ऐसी स्थिति आ गई है ना, कोई भी विषम परिस्थिति आ गई है, कोई बात नहीं, हम तो इससे भी निकल जाएंगे। तो बच्चे के अंदर भी ये भाव आएगा, वो छोटी छोटी विषम परिस्थितियों में परेशान नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप लेगा, मन से सोचेगा तो क्या हुआ, अभी आज ऐसा है कल ठीक हो जाएगा। तो मन ऐसा बनाना चाहिए हमें, है ना कि हमें रोना चाहिए। दूसरी चीज जो गुरुदेव ने इसमें कही, इंद्रिय संयम की बात कही, तो हमें बच्चे को इंद्रिय संयम के बारे में भी बताना चाहिए। 5 इंद्रियां पता है आप लोगों को, कौन कौन सी है? कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, 5 आप जो बताइए, मेन 5 जो बताइए वो कौन कौन सी है इंद्रियां, बताइए। आँख, कान, नाक, मुंह, जननेंद्रिय। नहीं भाई, आँख, हाँ, आँख, नाक, हाँ बताइए, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा, है ना। तो हाँ, तो हमें जो इसका संयम, ये आज का जो सबसे बड़ा बच्चों में जो आप सबसे ज्यादा देख रही है वो इंद्रिय संयम का अभाव देख रही है। किसी भी चीज में उनका नियंत्रण नहीं है और सबसे ज्यादा जीवेंद्री में, सबसे ज्यादा जीभ पे नियंत्रण नहीं है। मानती है ना इस बात को? सबसे ज्यादा क्या है, फास्ट फूड, ये पिज्जा बर्गर यही तो खा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, अपनी जीभ पे नहीं है। और उन्होंने क्या लिखा है, जो लोग शारीरिक आवश्यकता करते हैं, क्या करते हैं, इंद्रियों को दुरुपयोग कठिनाई निमित्त करना है। यदि इस मोटे तत्व को हृदयंगम कर ले तो इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दौड़ धूप ना करनी पड़े। आंख, नाक, कान इंद्रियों को जिन्हें क्रियाशील कहा जाता है, उनके उपयोग से पहले विचार कर लिया जाए कि क्या औचित्य है, क्या अनौचित्य है ना। लेकिन हम इसका कभी विचार नहीं करते हैं। हमें पता है कि फास्ट फूड हमारे लिए बहुत घातक है, लेकिन फिर भी बच्चों का अपने इंद्रिय पर, अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं है। बताइए गलत करें?
आज सारे बच्चे मैम फास्ट फूड इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चे के बड़े बड़ों का मन ललचा जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, यदि स्वादेंद्रिय पर काबू रखा जाता है तो अनावश्यक अभक्ष खाने की ललक नहीं उठती है। तो अगर हम स्वादेंद्रिय पे काबू रखते हैं तो ये अभक्ष कहा है उन्होंने, मीट खाने की जो अभक्ष भोज कहे गए हैं। पता है ना आपको, तामसिक भोजन, ये सब राजनीतिक तामसिक पढ़ाया गया, अभी डाइट में संगीता जी ने सब बताया आपको। तो ये अभक्ष भोग कहा है उन्होंने, अभक्ष भोजन का, फास्ट फूड को भी अभक्ष कहा है, खाने योग्य नहीं बताया है। लेकिन आज की डिमांड क्या है आज के बच्चों की, क्या है, क्योंकि स्वादेंद्रिय इंद्रिय संयम हमने बच्चों के अंदर डाला ही नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चों को स्वाध्याय के माध्यम से हमें गर्व से ही ये ट्रेनिंग देनी है कि हमें अपने इंद्रिय संयम को कंट्रोल में, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, संयमित रखना है। ये ट्रेनिंग हम स्वाध्याय के माध्यम से बच्चों को गर्भ में ही दें। समझ रही ना बात को? क्योंकि आज की जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो इंद्रिय संयम ना है, और स्वादेंद्रिय का तो विशेष करके अधिक से अधिक बच्चे आपको मोटे दिखेंगे, छोटी उम्र में डायबिटीज और ढेरों बीमारियों के शिकार मिलेंगे। बताइए गलत करें? छोटे छोटे बच्चों का हाइपरटेंशन है और उसके पीछे और सबका वेट बढ़ रहा है, ओवर वेट है सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे आपको ऐसे ही मिलेंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमको स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। तो हमें क्या प्रयास करना है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को इंद्रिय संयम के बारे में भी जागृत करना है। हमें ऐसा स्वाध्याय पढ़ के अपने बच्चे को बताना है कि इंद्रिय क्या होती है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, और जिससे हम अपने शरीर को, अपने पाचन तंत्र को कैसे अच्छा मजबूत बनाए। आजकल जिसको देखिए पेट की समस्या से रो रहा है कि नहीं, हर किसी को, क्योंकि पेट से ही सब कुछ नियंत्रित है। पेट अगर सही है तो पूरी बॉडी हमारी सही है। लेकिन उसके विपरीत है क्या कि ज्यादातर लोगों का पेट की समस्या है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा इंद्रिय संयम ना होना है, और विशेष करके स्वादेंद्रियों को कंट्रोल ना होना है। एक स्वादेंद्रिय, दूसरी चीज उन्होंने कहा कामुकता, कामेंद्रिय को भी, क्योंकि हमारी आज बहुत बड़ी जो समाज की समस्या है वो यही है कि लोग जो है, जो आज छोटी घटनाएं आप रोज नहीं पढ़ती होंगी, वैसी घटनाएं जिनका डिस्कस करना भी उचित नहीं है, उसके पीछे यही है कि लोगों के स्वादेंद्रिय के साथ साथ कामेंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं है। और इसका बहुत बड़ा जो माइनस फैक्टर है तो वो यही है कि जहाँ जो स्त्री और पुरुष मिल के काम कर सकते हैं, तो वहाँ कई ऐसी सिचुएशन, सामाजिक व्याधियां जो ये उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण हम अपनी एनर्जी पूरी नहीं दे पाते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं रात का समय है, वहाँ लड़कियां नहीं जा सकती हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो उसके समय के पीछे जो मेन रीजन है वो ये विकृति है। तो हमें सबसे पहले इंद्रियों का संयम भी अपने बच्चे को सिखाना है स्वाध्याय के माध्यम। तो आज हमारा पढ़ने का ये जो नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी, जो आज ये प्रसंग हम लोगों ने गुरुदेव की पुस्तक का पढ़ा, उसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि हम आने वाली पीढ़ी को इंद्रिय संयम भी बताएं, उन्हें इसके लिए भी जागृत करें। तो अब आज हम लोग ने एक अच्छा सा पैराग्राफ पढ़ा, इस पे डिस्कस किया, यही विचार हमारे बने। अब हम विचार चिंतन मनन करेंगे। अब आपके दिमाग में आपने पढ़ा, अब आप देखिए यही विचार चिंतन मनन करेंगी जब काम करेंगी, कि हम भी अपने बच्चे को सिखाएंगे कि अच्छी चीजें सीखे, इंद्रिय संयम बताएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही हमारा विचार पद्धति बनेगा। स्वाध्याय से यही लाभ होता है कि जो कुछ भी पढ़ो उसका चिंतन मनन अवश्य कीजिए। अब जो आज आपने ये पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में चलते फिरते चिंतन मनन अवश्य करिएगा, इंद्रिय संयम के बारे में जरूर सोचिएगा, ठीक है? और यही अभिप्राय, मेरा भाव यही था कि आप लोग समझें कि स्वाध्याय के माध्यम से हम कैसे बच्चे के अंदर गुण ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर हमने ये स्वाध्याय करा, माँ ने ये स्वाध्याय करा होता, माँ चिंतन मनन करती इंद्रिय संयम के बारे में, तो बच्चे के पास ऑटोमेटिकली मिरर न्यूरॉन कॉपी करता ये सब विचार और बच्चे तक ट्रांसफर करता कि नहीं करता, और बच्चे के अंदर इंद्रिय संयम जैसी बात अपने आप चली जाती ना। तो ये मेरा पढ़ाने का अभिप्राय मात्र यही था। लेकिन मैम ये बातें तो गर्भ में तो चलो बताती हैं, गर्भ के अलावा भी आजकल बताने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे रेप केस हैं,
समाज में कहीं जाओ, मतलब बच्चों को भेजते डर लगता डर है, छोटे लगता है। छोटे बच्चों के साथ, बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ, हाँ, मतलब क्यों कोई उम्र की सीमा क्यों ही नहीं क्यों रह गई। क्योंकि इसकी वजह यही है कि जो हमारी पीढ़ी है उसको किसी ने ये पढ़ाया ही नहीं, उसको इंद्रिय संयम किसी ने बताया ही नहीं, तो आज समाज में इतनी विकृतियां पैदा हो गई, संवेदनाएं खत्म हो गई। संवेदनाएं नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सामाजिक विघटन का कारण है वो सिर्फ संवेदनाओं का ना होना है। क्यों? क्योंकि हमने उनको संवेदनशील बनाया ही नहीं। तो हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हम आप पढ़ के क्या आगे को पढ़ाएं कि बच्चों के अंदर संवेदना आए, इंद्रिय संयम आए। तो जब बच्चों के अंदर इंद्रिय संयम आएगा तो नेचुरली समाज में अच्छा होगा, वही बच्चे ये बनाएंगे। चीजें स्कूल लेवल और विद्या मतलब बिल्कुल स्कूल, बिल्कुल छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, कॉलेज लेवल पर भी ये बातें बिल्कुल बतानी चाहिए। ये एक बताइए, मॉरल एजुकेशन है मॉरल एजुकेशन है, कि एक बताई भी औरत, जाती। मतलब कोई भी अगर महिला है तो उसको महिला की दृष्टि से देखे, ना बिल्कुल कि किसी बिल्कुल वस्तु की दृष्टि से ये देखा जाए। ये कारण तो बहुत सारी जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, तो इस रीजन के कारण बहुत सारी फुलफिल हम एनर्जी कर ही नहीं पाते हैं, बहुत चीजें गेन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये फैक्टर आके बीच में खड़ा हो जाता है। कहने का अभिप्राय यही है। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को इसलिए जागृत करें, इसीलिए संस्कारों का महत्व बताया गया, इसीलिए संस्कार कराए जाते हैं कि अगर कोई विकृत पुराना लेके भी बच्चा आ रहा है, कोई सुविधा उससे है, तो उनका शोधन हो सके, इसीलिए तो सब बताया जा रहा है ना, समझ रही। और आगे वाली पीढ़ी को भी, और जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को भी सही डायरेक्शन दे पाएंगे, है ना। जब अब हम ही तुमसे तो समाज बना किससे, हमें तुमसे बना है। तो अगर हम आने वाली ये बात तो हम लोगों तक हो गई, लेकिन जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को 6 क्लास से इस बिल्कुल तरह का एक बेटा, हाँ सब्जेक्ट चलाना नहीं, चाहिए। हाँ ये बात हम आपकी एग्री करते हैं, और ये तो सरकार मॉरल शिक्षा और बहुत चीजों का कर भी रही है, और बहुत मॉरल हाँ, कर लेकिन फैमिली इस बैकग्राउंड तरह का और कोई टॉपिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ये थोड़ा विषय अतर हो जाता है हमारे विषय से, लेकिन फिर भी ये सही बात है आपकी, क्योंकि और जागृत करने वाले भी हम आप हैं। तो अब हमारी जो फैमिली है, हम लोग, तुम लोग अपने बच्चों को दिन पे दिन जागृत करती हो कि नहीं करती हो? करती हो। इसी तरह जो अच्छी फैमिलियां हैं वो तो बताती है, बच्चे अच्छे संस्कार लेके आए हैं हमारे घर में, कम से कम हम लोगों को इस बात की तो खुशी है ही कि हम लोग ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे वैसे नहीं है। तो ऐसे 10, 20, 25 फिर हम लोगों के संबंध में जितने आते हैं उनको हम बताते हैं, तो धीरे 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 डे बाई डे हर चीज चेंज होती है ना। और ये क्लास चलाने का, ये बताने का, गर्व से संस्कारित करने की वजह ही यही है कि अब जो आने वाली पीढ़ी हो, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, पर आगे हम कैसे सुधारें, उसके आने लिए हम वाले क्या को तो हम करें, सुधारेंगे। ये तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें, है ना। और आशा है कि ये सब चीजें आपको आज क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आया ना कि स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है गर्भ संवाद में, है ना। गर्भ संवाद का जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो स्वाध्याय ही है, अगर ढंग से समझो। और एक तरह से समझो कि मंदालसा की कहानी आप लोगों को हम बताते हैं, उन्होंने क्या करा, अध्याय के माध्यम से ही तो उनको ब्रह्म ज्ञानी बनाया, अपने बच्चों को, 3 बच्चों को। तो ये मंदालसा की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को बनाया ब्रह्म ज्ञानी, फिर राजा के कहने पे वो पढ़ पढ़ के सुनाया और उनको बनाया कुशल शासक अलर्क को। सारी कहानी आपको बता चुके हैं, कहानियों में भी अभी आराधना जी ने आपको सुनाया ही होगा, मंदालसा की कहानी तो आप कई बार सुन चुके हैं। तो स्वाध्याय का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, ये तो आप मान के चलिए, मंदालसा की जो कहानी है वो स्वाध्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वाध्याय के द्वारा ही उनके 3 बच्चों को अपने ब्रह्म ज्ञानी बनाया, है ना। तो स्वाध्याय की इम्पोर्टेंस आप लोग समझ गई होंगी, गर्भ संवाद में स्वाध्याय का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, अब बेटा आपका झांक रहा है, टाइम भी हो गया। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास करते हैं, आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सब बाय बाय मैम। कितने का सर्च होगा ना वैसे ही वो डाला उसमें, वो डाल दो क्या चल नहीं है।